जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन के अंदर। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की। और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सभी साथी एक बार जुड़ जाएं। उसके बाद जो है आज की इस लाइव सेशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पुष्पा, युग मलिक, उर्मिला रानी, उर्मिला देवी, आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाठाड़े क्लास का जो टाइम है वो 7:30 बजे है। थोड़ा सा 5-7 मिनट आज पहले आ गया। वो नमस्ते भाई। कि आपके साथ में 7:30 लग थोड़ी मोटी बातचीत कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अपनी क्लास जो है वो सुचारू रूप से स्टार्ट होगी। ठीक है। सावन टाक, राम राम भाई, सभी को राम राम। कोई क्वेश्चन है आपका तब तक 5-6 मिनट पड़े हमारे, तब तक आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। राम राम सभी को। युवा शक्ति एनजीओ बालक से सोनू भाई जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टडी विद रीसा, स्टडी बाय रीसा, ज्योति, यूपीएससी लवर, कृष्ण, प्रवीण, भावना, संदीप कुमार, राजवीर, युग खान, खान भादरा, सुशील पुनिया, रिंकू ग्रोवर। बिल्कुल दिसंबर में रीना रानी। अब तक के जो हालात जो लग रहे हैं उसके हिसाब से सितंबर में जो है सीईटी होना तय है। अपनी तैयारी आप लोग धार जो है उसको रखते जाइएगा। अशोक काजला, एक चैनल पर आपकी बुराई की जाती है भाई, कोई बात नहीं। बट मैं किसी की बुराई नहीं करता। आपने अगर देखा तो लगभग 2018 से ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। आज तक किसी भी टीचर के बारे में मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। जो भी बोल रहा है परमात्मा करे उसको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत साधुवाद उसको मेरी तरफ से। जी, मीत कुमार, हार्दिक, संजू, पंकज, इरफान खान, जी के भाई राम, ज्योति उड्डा, वकील पुनिया, हार्दिक रॉयल, आनंद कुमार पेगा। जी अभी भी हमारे 5 मिनट रहते हैं। प्रवीण कुमार जी, भाई आशीर्वाद भगवान का लीजिए, माता पिता का लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। जी आप सभी को देसी डांगरा सबको, आज हमारा हरियाणा बना था आज के दिन। और हरियाणा दिवस की जो है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्या कि लाइट गई के पंखा बंद करवा देगा तो लाइट कितनी बार में आओगी पता करिए एक बार। जी प्रियंका सभी को, दीप्ति यादव, कुलदीप कुमार, हर हर महादेव सभी को। ट्रेन योर ब्रेन, राम राम भाई। मोनिका शर्मा, पायल, रविंदर, प्रीति, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा दिवस की त्योहारों का सीजन है। अब उससे निकल करके पंघाल साहब सीईटी पे बहुत सारी भर्ती आएंगी। जितनी भी भर्ती होगी सारे की सारी सीईटी के ऊपर होंगी। आज की जो क्लास जो है सिर्फ लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास होगी। जी कैथल दिवस भी है आज, आपको भी कैथल वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल हरियाणा डे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी विश्वकर्मा डे आप सभी को बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। एसएससी एस्पिरेंट, हाँ बहुत सारी डिमांड आई थी, हरियाणवी कपड़े डालने थे आज, लेकिन क्या करें व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि छोटे भाई की शादी है अभी 16 नवंबर की। और उसमें कार्ड बांटने और बहुत सारे काम शादी में आपको पता हो जाते हैं, और बहुत सारे काम इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पानी, तो कोशिश करी थी मैंने। जी भाई दोबारा क्या कर दिया, दोबारा से आप वो करिए। सीईटी कब है योगेंद्र कुमार? दिसंबर के महीने में सीईटी होगा। अभी भी 3-4 मिनट हमारे क्लास के रहते हैं। राम राम सभी को। केमिस्ट्री वाई शिव सर, सर नमस्ते। मोनिका पंघाड़, फाइनल भर्ती 2025 के मिड तक आपकी सारी की सारी भर्तियां जो है शुरू होने की वो है। रॉकी कश्यप, अभी क्लास में टाइम है, 2 मिनट और रहते हैं हमारे, इसलिए आपसे बातचीत करूं, इसलिए मैं थोड़ा सा 7-8 मिनट पहले लाइव आ गया था। आपका समय खराब नहीं करूंगा, 7:30 से 1 मिनट भी ऊपर।
डोनाल्ड ट्रंप, सुनीता अटकान, गुड इवनिंग बेटा, जन्नत, हैप्पी राणा, रॉकी कश्यप। भाई बता तो दिया आपको, अभी टाइम है क्लास में, उन बच्चों का क्या कसूर होगा जो 7:30 बजे जुड़ेंगे। मैं तो आप लोगों से बात करने के लिए ही। मनदीप, बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है, थोड़े बहुत टिश्यू है, उसके तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। लीसो ऐप के टीचर्स की, बाकी टीचर्स की क्लास भी हो जाएगी। हिंदी की क्लास आज अभिमन्यु सर से बात करूंगा, शायद कल से वो रेगुलर क्लास लें, आपके लिए रेगुलर क्लास होगी। हमारा नाम भी ले लो भाई, नाम आपका ऊपर चला गया, दोबारा लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। शीतल, निशु, कुंज, मैं ठीक हूँ, अर्जुन सिंह, पलक, महादेव, वकील पुनिया, आर के, हमारा नाम भी ले दो, ले दिया भाई आपका नाम। नीतू, सैनी, वंश, डिम्पल, जयवाल। एक बार अपना अपना फटाफट ये बताइए कि हरियाणा के कौन से जिले से आप लोग जुड़े हुए हैं। नारायण वालों की राम राम। बस 1-1.5 मिनट और रहती है हमारी। जी मैं बरवाड़ा से हूँ, बरवाड़ा के पास खेदड़ गांव पड़ता है, जहाँ थर्मल पावर प्लांट है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। जीके की अपनी बुक जो है हरियाणा जीके की हरियाणा वाणी के नाम से बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। भाई इसके लिए फोर्स ना करें, आज की क्लास सिर्फ लाइव क्लास चलेगी। हाँ, इस क्लास के जो नोट्स जो हैं, ये वाले नोट्स जो है यहाँ से, अब मच्छर बैठ गए, टाइम लगेगा थोड़ा सा, तब तक आपके साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। यो यहाँ जो था, हो गया ठीक हो गया, चलो। ये इंग्लिश का बैच है जोगेंद्र सर का, जो भी साथी लेना चाहे, बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाते हैं, सारे नोट्स हैं अपने। और मैं बार बार वादे के साथ आपको कहता हूँ कि इतने सारे नोट्स हैं, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ भी बाहर नहीं बचेगा, सारे टॉपिक। 1 घंटा किसी पे उठाए कौन जाओ, इतना वजन है। और लगभग 4,000 पेज के सारे नोट्स आपको लीसो ऐप पर जाएंगे, बुक का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे सारे के सारे नोट्स आपको। चलिए भाई, अब क्लास का समय हो चुका है, आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए क्लास अभी शुरू कर रहा हूँ बस। हाँ जी, जल्दी बोलो। चलिए भाई, पलवल से, भिवानी से, राम राम सबकी होगी बेटा। अब कमेंट बहुत तेजी से चल रहे हैं, 1,000 से ऊपर बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी की राम राम, सबको नमस्कार होगी है। ठीक है, महेंद्रगढ़ से जुड़े हुए हैं, पंचकुला से भी जुड़े हुए हैं, पलवल से भी, गुड़गांव से भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी हैं, फतेहाबाद से प्रवीण कलवाण। चलो भाई, सारा मामला ओके है, ऑडियो वीडियो दोनों चीज ओके हैं। महेंद्रगढ़ से, वेरी गुड। रोहतक। चलिए एक बार बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्लास ओके है, ओके लिख के आप भेज दीजिए, ओके रिपोर्ट। अगर मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है, मैं आपको अच्छे तरीके से विजुअल हूँ, दिख रहा हूँ आपको, तो बस मुझे इतना बता दीजिए। नूह से भी हैं, पानीपत से हैं, भिवानी से हैं। चलिए से बस क्लास शुरू कर रहे हैं भाई। एक बार मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्लास आपको सही दिखाई दे रही कि नहीं, ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए बस, उसके तुरंत बाद क्लास शुरू करूंगा भाई। लोहारू, कैथल, जींद, वृंदावन, मथुरा, वेरी गुड भाई। यानी पूरा हरियाणा के अलग अलग जिलों से जो है सब बच्चे देख रहे हैं। 1,027 बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत जल्दी से आवास, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कर दें शुरू। राम राम जी, मैं प्रवीण उड़ान, और आज हम जो है हरियाणा की बेहतरीन टॉपिक जो है हरियाणा की जलवायु और हरियाणा की झीलें पढ़ेंगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे साथ अगले 1-1.5 घंटे तक लाइव जुड़ेंगे तो आपको रात को, आधी रात को कोई उठाकर ये पूछ लेगा कि हरियाणा की ये झील कहां पर है, क्या विशेषता है, जलवायु कौन सी है, तो आप बड़े आराम से बता दोगे। अनपढ़ आदमी भी अगर आज की क्लास अटेंड कर लेगा, वो भी झील और जलवायु कवर करके उठेगा। ये मैं आपको वादा विश्वास दिलाने का काम करता हूं। आज की पहली क्लास, आज की क्लास का पहला प्रश्न, सिर्फ लाइव क्लास दिखेगी, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस झील का उल्लेख अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद के अंदर किया गया है। ये असिस्टेंट मैनेजर के अंदर आया हुआ है, HSSC के अंदर। हथीनी कुंड हो सकता है, वो ब्रह्म सरोवर हो सकता है, वो करनाल झील हो सकता है, या फिर वो सूरज कुंड हो सकता है। अल बरूनी एक ऐसा व्यक्ति था जो वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति था।
एक व्यक्ति हुआ करता था मूर्तिक भंजक के नाम से, किसको जाना जाता है, जिसने सर्वाधिक मूर्तियां तोड़ने का काम किया था। महमूद गजनवी के साथ में शख्स हिंदुस्तान के अंदर आया था और इसी बंदे ने किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद। और इस व्यक्ति का नाम अल बरूनी था, यानी वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला भारत का नहीं विश्व का पहला मुस्लिम व्यक्ति था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस किताब के अंदर किसका जिक्र किया गया, तो वो जिक्र किसका किया गया? वो कुरुक्षेत्र के अंदर जो एक सरोवर है, जिस सरोवर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं। यानी ब्रह्म सरोवर का जिक्र अपनी किताब अल बरूनी कौन से किताब में करता है? किताबुल हिंद के अंदर करता है। अब ब्रह्म सरोवर की जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जो प्रश्न आए हैं, जो आने की संभावना, सारे के सारे कवर करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज ब्रह्म सरोवर की कि ऐसी मान्यता है वेदों के अंदर की भगवान ब्रह्मा ने जो है यहां पर क्या की थी? इस पृथ्वी की रचना करने का काम किया था। सृष्टि की रचना करने का काम जो था वो कहां पर करने का काम किया था? कि ब्रह्म सरोवर के ऊपर भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना करने का काम किया था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, इसको खुदवाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो अपने याद रखना, कुरु राजाओं के द्वारा जो है, कौरवों और पांडवों के जो वो वंशज जो थे उनके द्वारा जो है इसको क्या किया गया था? इसको खुदवाने का काम जो है किया गया था। चीज याद रखना, राजा कुरु के द्वारा इसको खोदने का काम किया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब अल बरूनी हिंदुस्तान के अंदर आया था तो उससे पुरानी किसी भी झील का वर्णन नहीं मिलता। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हरियाणा की सबसे पुरानी झील, या कह लीजिए या हरियाणा का सबसे पुराना सरोवर कौन सा है? सबसे पुराना पूछे तो वो अपने याद रखना, कौन सा सबसे पुरानी झील या फिर सबसे पुराना सरोवर कोई आपसे पूछने का काम करे तो उसका नाम क्या होगा? ब्रह्म सरोवर जो है वो सबसे पुराना है। इसके बाद जब राजा कुरु ने इसको खुदवा दिया, आगे चलकर भाई इसमें माटी मुट्टी पड़ गई, अटता चला गया ये। इसके बाद जाकर के एक अंग्रेज न्यायाधीश हुआ करता था, उसका नाम था लर्किन। और लर्किन क्या करता है? 1850 के अंदर इसने दोबारा तक खुदवान का काम करा है। और यो प्रश्न एचएसएससी में आ लिया कि पुनः निर्माण किस बंदे के द्वारा ब्रह्म सरोवर का करवाया गया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? लर्किन नाम का बंदा जो 1850 के अंदर ब्रह्म सरोवर को क्या करता है? दोबारा से खुदवाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद भारत के एक 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे एक शख्स, आपने नाम सुना होगा, उनका नाम क्या है? गुलजारीलाल नंदा। और ये जो गुलजारीलाल नंदा जो थे कैथल लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे और इन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र की दशा जो है बेहद खराब दशा है। तब इन्होंने क्या किया था? कुरुक्षेत्र, अगर नो पूछ ले कि ब्रह्म सरोवर के वर्तमान स्वरूप जो है, वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? तो आपका उत्तर होगा कि वर्तमान स्वरूप जो है वो किसकी देन है? तो उत्तर लिखना आपने, गुलजारीलाल नंदा की देन है वर्तमान स्वरूप, ठीक है। इन्हीं के प्रयासों से साल 1968 के अंदर एक विकास बोर्ड बना था जिसका नाम है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, ठीक है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कब बना था? तो याद रखना 1968 के अंदर। और इस कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपने याद रखना, राज्यपाल जो होता है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष होता है। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना, मौके का जो सीएम जो होता है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का क्या होता है? वो इसका क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। गुलजारीलाल नंदा के प्रयासों से इसका वर्तमान प्रयोग है। इसके अलावा इसकी लंबाई चौड़ाई 1000 गुणा 500 फीट जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये आपने याद रखनी है। एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब अगर कोई आपसे पूछता है तो उसका नाम क्या होगा? कि ब्रह्म सरोवर जो है एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ तालाब है। मुझे फटाफट 2 बात बता दीजिए कि वो जो पानी की सप्लाई है वो कौन सी ब्रांच से होती है? फटाफट बताने का काम करेगा। पानी की सप्लाई अकबर एक बार उड़ाया था, अकबर उड़ाने के बाद में देख गया, देखदा इसका गला अबुल फजल आ रहा था, बोलो इतना बड़ा जोड़, फिर बता रहा मूर्ख जोड़ को नहीं, यो तीर्थ सयुत तीर्थ है। तब अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल ने इसकी किसकी संज्ञा देने का काम किया था? नुबिलारा, ये तो लघु महासागर है, ठीक है। यानी किसको अबुल फजल ने लघु महासागर की उपाधि से नवाजने का काम किया था? तो आपने याद रखना, ब्रह्म सरोवर जो है, ब्रह्म सरोवर, बिल्कुल मोहन जी जुड़े हैं लीसो से, कह रहे हैं कि 50% डिस्काउंट आज रात तक है लीसो ऐप के ऊपर, हर उसके ऊपर। विकास लांबा बिल्कुल सही है। जो नरवाना ब्रांच जो है, इसको पानी की सप्लाई कौन से उससे करी जाती है? तो आपने याद रखना, नरवाना ब्रांच जो नहर जो है उससे क्या किया जाता है? ब्रह्म सरोवर के अंदर क्या किया जाता है? पानी की सप्लाई करने का काम किया जाता है। 1968 के अंदर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, यह चीज आपने याद रखना। इसी के किनारे जो है पृथ्वी की कल्पना करने का काम भगवान ब्रह्मा के द्वारा किया गया था। 1850 में लर्किन ने इसका क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने याद रखनी, इसके उत्तरी तट के ऊपर एक मंदिर है, ठीक है। यानी ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट के ऊपर कौन सा मंदिर है? तो याद रखना, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कड़ा पड़ा है, कौन से तट के ऊपर है? तो ब्रह्म सरोवर का उत्तरी तट जो है उसके ऊपर कौन सा मंदिर है? तो आपने याद रखना है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि इसी सर्वेश्वर महादेव मंदिर के अंदर खुद भगवान ब्रह्मा ने किसकी स्थापना करने का काम किया था? शिवलिंग की स्थापना करने का काम किया था।
पांडव जब युद्ध जीत गए थे कुरुक्षेत्र के अंदर, युद्ध जीतने के बाद में युधिष्ठिर ने जो है इसके बीच में एक टावर बनवाने का काम किया था, और वो टावर जो है आज किस रूप में जाना जाता है, उसी टावर को जो है द्रौपदी कूप के नाम से जानते हैं। ये वो सारे प्रश्न थे जो एचएसएससी में आ चुके हैं और आने की संभावना है। इसका मतलब क्या है, हमारा ये मामला क्लियर है, ठीक है। यानी अलबरूनी सबसे प्राचीन झील पूछा हरियाणा की ब्रह्म सरोवर है या फिर सरोवर पूछा, ठीक है। किसने खुदा था, राजा कुरु ने खोदने का काम किया था। भगवान ब्रह्मा ने क्या किया था, पृथ्वी की रचना करने का काम किया था। अटके खुदाने का काम इसको किसने किया था, तो याद रखना लर्किन ने इसको 1850 में पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद आपने याद रखना 1968 के अंदर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करने का काम किया था। 1968 में अध्यक्ष कौन होता है, इसका राज्यपाल होता है। उपाध्यक्ष कोई पूछे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। वर्तमान स्वरूप का जनक किसको माना जाता है, गुलजारी लाल नंदा को वर्तमान स्वरूप का जनक माना जाता है, और गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से संभव हो पाया था। आजकल उन नेता पता नहीं कहां चले गए। मुझे ध्यान आता है कि गुलजारी लाल नंदा की एक बेटी हुआ करती थी, और वो बेटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए गुलजारी लाल नंदा की सरकारी गाड़ी लेकर के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चली गई। मात्र 6 किलोमीटर गई थी सरकारी गाड़ी में। जब वो वापस आई तो गुलजारी लाल नंदा उसके ऊपर इतने नाराज हुए, कहा कि आपने सरकारी फॉर्म भरना था या आप खुद के काम से गई थी। तब उसने कहा कि बाबा मैं तो मेरे खुद के पर्सनल काम के लिए गई थी। तब उन्होंने कहा कि आपने सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया है, यह बहुत गलत बात है, इसलिए जितना तेल इसने यूज किया वो सारा का सारा तेल डलवाइए। और अपनी बेटी से तेल डलवाने का काम गुलजारी लाल नंदा ने किया था। क्या आज ऐसे नेता हो सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर? और जब वो मरे थे, जब उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले अखबार के अंदर एक स्टेटमेंट छपी थी कि एक मकान मालिक जो था सारे सामान को बाहर फेंक रहा था। तब एक पत्रकार ने देखा कि ये शख्स जिसके सामान को किराया न देने के कारण बाहर फेंका जा रहा है वो और कोई नहीं, भारत के पूर्व में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके वो गुलजारी लाल नंदा थे। ऐसे महान व्यक्ति थे, ठीक है। इतनी बात आपने याद रखनी है। अगर आपको याद होगी हो तो मैं आगे चलता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में एक वन्य अभ्यारण्य भी है? एचएसएससी बीएलडीए के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। ये झील, पहले तो सारे प्रश्न उत्तराम कराऊंगा, उसके बाद एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज झील जमा आंगलियां पे याद कराऊंगा, और उसके बाद जलवायु का एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो सिर्फ लाइव क्लास आपने दिखेगी। बस लाइक यार 600 और लाइव 1700, यह तो बेईमानी ना करो यार, लाइक ठोको सारे सारे। बताइएगा से बस कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य झील भी है? बड़खल, दमदमा या फिर भिंडावास या फिर करनाल झील? बताइएगा कौन सी झील है। देखिएगा ये जो झील जो है उस झील का नाम क्या है, भिंडावास झील है। और ये भिंडावास झील हरियाणा के कौन से जिले में पड़ा है, तो याद रखना भिंडावास झील हरियाणा के झज्जर जिला जो है हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर पड़ती है। ये एक क्या है, पक्षी विहार भी है। भिंडावास झील जो क्या है, एक पक्षी विहार है। और इसको सरकार ने जो है 3 जून 2009 को जो है क्या बनाया था, 3 जून 2009 को भिंडावास झील को जो है क्या बनाने का काम किया था, पक्षी विहार बनाने का काम किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि को आपसे पूछने का काम करें। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि को आपसे पूछे तो आपने याद रखना भिंडावास जो है वो हरियाणा प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी? भिंडावास है। पक्षी विहार कब बनाया गया था? 3 जून 2009 को बनाने का काम किया था। ये जो झील जो है आपने याद रखना 1016 एकड़ के अंदर ये झील फैली हुई है, और इस झील के अंदर छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। द्वीप, और द्वीप को आप क्या बोल रहा है, टापू भी बोलते हैं। तो इसलिए वो झील कौन सी है जो द्वीपों का निर्माण करती है, या फिर हरियाणा की टापुओं वाली झील कौन सी है? तो आपका उत्तर क्या होगा कि भिंडावास झील जो है वो हरियाणा की टापुओं वाली झील है, या फिर हरियाणा के द्वीपों वाली झील है। यह चीज आपने याद रखना है। इसी झील को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, सुंदर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी झील है या सुंदर झील? हरियाणा की एकमात्र ऐसी झील जिसके अंदर रात्रि में रुकने की सुविधा भी है, ठीक है। रात्रि में रुकने की सुविधा जो है इसी झील के अंदर है। कोई भी जाओ अपना राम तरह न रुको, प्रेमी जाओ, कोई जाओ यार, अपन के मतलब जोड़ा जाओ चाहे नन्नरे जाओ, कि मैं करो उड़ जाके सत्संग करो, जागरण करो, जगराता करो, अपन कोई मतलब को बस अपन याद रखना है। भिंडावास जो है, भिंडावास के अंदर इतना याद रखना रात्रि रुकने की सुविधा दी गई है। और ये सुविधा किसके द्वारा करी गई है? पुणे का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन का नाम है इला फाउंडेशन, ठीक है। इला फाउंडेशन के द्वारा और रात में रुकने की सुविधा देने का काम किया गया। बस यह बात आप याद रख लियो, इतना याद हो जाएगा। दूसरी चीज, एक साइट है रामसर साइट, अगर आपने नाम सुना हो तो, ठीक है। रामसर साइट ईरान का एक शहर है रामसर। ईरान के रामसर शहर के अंदर तारीख होती है 2 फरवरी की। जायडा में 2 फरवरी 1971 को एक रामसर सम्मेलन होता है। उसके तहत विश्व के जितने भी आर्द्र भूमि जो होती हैं, नमी वाली जो जगह जो होती हैं, उनको शामिल करने का काम किया जाता है। और इसी के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश की 2 ऐसी जगह हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास, जिनको क्या किया गया है, आर्द्र भूमि जो है, आर्द्र भूमि के अंदर जो है इनको शामिल करने का काम किया गया है। और आपने याद रखना है कि इसको वेटलैंड के अंदर या फिर आर्द्र भूमि के अंदर जो है कब शामिल किया गया था, वो
साल आपने याद रखना है कि 2021 के अंदर जो है इसको वेटलैंड के अंदर शामिल करने का काम किया गया था। कब करा गया था? 2021 को, ठीक है। 5 जुलाई 1986 वो तारीख है जब इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। 5 जुलाई 1986 को क्या किया गया था? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा जो है किसको देने का काम किया गया था? भिंडावास झील को जो है 5 जुलाई 1986 को किया गया था। दूसरा, इसके अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, बता दूं? रहने दो, चलो भाई दोबारा देखो। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? भिंडावास, ठीक है। पक्षी विहार है, 3 जून 2009 को बनाया गया था। 1016 एकड़ के अंदर है। टापुओं वाली झील कह लो, द्वीपों वाली झील कह लो, कौन सी है? भिंडावास झील है, ठीक है। सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है। रात में रुकने की सुविधा इला फाउंडेशन के द्वारा उरे करी गई है। 5 जुलाई 1986 को इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। 2 फरवरी 1971 को इसको रामसर सम्मेलन के अंदर जो है आपने शामिल करने का काम किया गया था। जहां नहीं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, 2 मई को नहीं मनाया जाता, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में भारत की 85 साइट जो है वो रामसर साइटों के अंदर शामिल है। कितनी है? 85। अगस्त 2024 तक का डाटा आपको बता रहा हूं कि 85 साइट ऐसी है जो रामसर साइट के अंदर शामिल है। 2-4 बात और कर लिया। सबसे पहली साइट जो थी वो कौन सी थी? चिल्का झील जो है, चिल्का झील को साल 1982 के अंदर इसके अंदर शामिल किया गया था। क्या है? सबसे पहली साइट है। भारत की कौन सी साइट सबसे बड़ी साइट है जो रामसर के अंदर शामिल है? तो आपने याद रखना, पश्चिम बंगाल का सुंदर वन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ी साइट है। और सबसे छोटी साइट रामसर की कोई आपसे पूछने का काम करे तो वो हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील जो है वो सबसे छोटी साइट है रामसर की। हरियाणा के अंदर 2 स्थलों को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है, याद हो जाएगा। वर्तमान में कितनी शामिल है? वर्तमान में 85, भारत की 85 साइट शामिल हैं। 2021 में भिंडावास को भी शामिल किया गया था। सबसे पहले कौन सी? चिल्का 1982 के अंदर। बड़ी पूछो तो सुंदरवन डेल्टा, छोटी पूछो तो कौन सी है? छोटी को आपसे पूछ ले तो रेणुका झील है, ठीक है। तो याद रखना है, वन्य जीव अभयारण्य भी है, भिंडावास है, रात में रुकने की सुविधा इला फाउंडेशन के द्वारा दी गई है। 5 जुलाई 1986 को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा, 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है, टापुओं वाली झील के नाम से भी जाना जाता है, द्वीपों वाली झील के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सी झील के ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं? विदेशी जोड़े घूमन कड़ा कौन सी झील पाओ है? आंगनबाड़ी सुपरवाइजर 30 अप्रैल 2017 में पूछा गया। दमदमा झील है, बड़खल झील है, सुल्तानपुर झील है या फिर कोटला झील है? सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कौन सी झील के ऊपर आते हैं? फटाफट बताने का काम करेगा मुझे। विदेशी पर्यटक, ये देश अतिथि देव भव का देश रहा है। आमिर खान बेचारा घड़ा फड़ फड़ के मर गया कि अतिथि देव भव, लेकिन अपने देश में अतिथियों के साथ में क्या किया जाता है आप सभी को पता होगा। पीछे राजस्थान का एक जोड़ा, राजस्थान के अंदर फ्रांस का एक जोड़ा घूमने आया था। झाड़ियां पाछे ले गए 4-5 जने, दनु मर्द लुगाई नरे कर दी बिरानी के करे आईफोन खोज लिया, उनका सारा सिस्टम वो कर लिया। पकड़े गए इतने अनजान नु कौन मेरा भाई आईफोन यू स्विच ऑफ को नहीं उतर पाए, लोकेशन पर 1 मिनट में ठहलिए। बिल्कुल सही है। वो झील कौन सी है? गुड़गांव जिले की वो झील है, सुल्तानपुर झील है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कोई आपसे पूछने का काम करता है तो वो कौन सी झील है? यार लाइक में फिर कंजूसी बरतो यार, मैं इतना गला फाड़ के जोश से पढ़ाने लग रहा हूं। हरियाणा करंट अफेयर भी करवाऊंगा, ना चिंता करो, ठीक है। तो याद रखना, सुल्तानपुर झील पर सबसे ज्यादा विदेशी मात्रा में पर्यटक कौन सी झील के ऊपर आते हैं? सुल्तानपुर झील के ऊपर आते हैं, ये आपने याद रखना है। महत्वपूर्ण बात, किसके सबसे नजदीक है? तो आपने याद रखना है ये फर्रुख नगर जो है गुड़गांव का, फर्रुख नगर के सबसे नजदीक है, मात्र 15 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। इसी सुल्तानपुर झील के अंदर पक्षियों की 250 प्रकार की प्रजाति जो है पक्षियों की, वो कौन सी झील के अंदर पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा सुल्तानपुर झील जो है, सुल्तानपुर झील के अंदर जो है 250 प्रकार की पक्षियों की क्या पाई जाती है? प्रजाति पाई जाती है। एक प्रश्न और आता है एसएससी में कि हरियाणा की कौन सी झील में विविध प्रकार के प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? विविध प्रकार के प्रवासी पक्षी जो है वो कौन सी झील के अंदर पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि सुल्तानपुर झील के अंदर जो है विविध प्रकार के प्रवासी पक्षी जाते हैं, ठीक है। सुल्तानपुर की खोज का श्रेय किसको जाता है? इसका जो स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपने याद रखना, पीटर जैक्सन जो है, सुल्तानपुर पक्षी विहार का श्रेय किस बंदे को जाता है? पीटर जैक्सन को जाता है। 2021 के अंदर जो है सुल्तानपुर को क्या कर दिया गया था? रामसर साइट के अंदर शामिल कर दिया गया था। तो 2 रामसर साइट है हरियाणा के अंदर, कौन सी? एक तो भिंडावास और दूसरी कौन सी है? सुल्तानपुर, ठीक है। एक पक्षी आओ है यूरोप से उरा चल के, ठीक है, सर्दियां आओ है यूरोप से, और उस पक्षी का नाम क्या है? साइबेरियन सारस, ठीक है।
है। साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर क्या होगा कि सुल्तानपुर झील जो है वो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान से कौन सी झील में सबसे ज्यादा पक्षी उड़कर आते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि सबसे ज्यादा जो अफगानिस्तान से आते हैं वो सुल्तानपुर झील के ऊपर ही आने का काम करते हैं। और तक सही है, सबका समझ में आ गया? इश्क में अक्सर बवाल होता है। वाह, करो एक बार, वाह वाह करो यार, कई दिन हो गए वाह वाह करें, करो शाबाश। इश्क में अक्सर बवाल होता है, इश्क में अक्सर बवाल होता है, नंबर कहां बीजी था यही सवाल होता है। ये सवाल ना करया करो ए छोरियो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये छोरी है नहीं करे ना, मेरी मौसी का रहा था वो मौसी, फिर पाछा तो लिखड़ा नहीं बेरा पटा। बड़खल झील का भी जिक्र करेंगे बेटा, आगे करेंगे। झज्जर में लगभग कितनी भूमि जो है जलाक्रांत है? नमी वाली कितनी भूमि है? फटाफट बताने का काम करिएगा। नमी वाली बताइएगा शाबाश। कैमरा 1-2 सेकंड के लिए ऑफ हो सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। चल पड़ा कोई बात नहीं भाई, ठीक है। देखिएगा झज्जर के अंदर बस कुछ नहीं याद रखना, 16,000 एकड़ बस यह भूमि याद रख लियो, 16,000 एकड़, ठीक है। झज्जर के अंदर जो है कितनी जल क्रांत भूमि है? ये फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर के अंदर आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखना है 16,000 एकड़। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, 2,000 से ऊपर बच्चे लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। 16,000 एकड़ करीब जो है झज्जर के अंदर कितनी भूमि जो है जलमग्न, आप कह लो सेम वाली भूमि कह लो कितनी है? तो 16,000 एकड़, बस सीधा रट्टा चेपना, इस पर कुछ नहीं करना इसका, 16,000 एकड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर शामिल है? पीजीटी कॉमर्स के अंदर पूछा गया प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, बस 16,000 आपने याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। मैदानी क्षेत्र में, रेतीले क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में, अरावली के तथा शुष्क क्षेत्र के अंदर। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बताइएगा शाबाश। ए छोरियो, मैं झूठ को नहीं बोलता, मैं सच्ची कहूं भाई। कैमरे में शायद थोड़ी सी दिक्कत है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 सेकंड के लिए ऑफ हो जाता है कभी कभी, ये चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से ऑन कर दिया है, ठीक है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मेरी आवाज आप तक आ रही है। कैमरे का नहीं ना देखियो, मेरे का नहीं देखियो, कितना तन्मयता के साथ आपको पढ़ाने लग रहा हूं, ठीक है। बस आगे आवाज स्क्रीन दिख गया आपने, थोड़ी सी दिक्कत है, पता नहीं क्या समस्या है, कोडेक का कैमरा है। हाँ, तो बताइए वो झील कौन सी है जो किसके अंदर पूछी गई है कि मैदानी क्षेत्र के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर है? तो आपने ये बताने का काम करना है, तो वो कौन सा भाग है? तो याद रखना है बीबीपुर और नजफगढ़ झील जो है वो कौन से क्षेत्र के अंदर है? तो हरियाणा का मैदानी क्षेत्र जो है, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र के अंदर बीबीपुर झील है, और दूसरी कौन सी है? नजफगढ़ झील है। बीबीपुर झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ती है? तो याद रखना है पेहवा के पास में, कुरुक्षेत्र के पेहवा के पास में जो है झील है, कौन सी झील है? तो आपने याद रखना वो झील कौन सी है, कुरुक्षेत्र के पेहवा के पास में बीबीपुर झील है। और नजफगढ़ झील जो है वो पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर नजफगढ़ झील है, ये बात आपने याद रखनी है। दोनों प्राकृतिक क्षेत्र की झीलें हैं, यानी मैदानी भाग के अंदर ये दोनों झीलें हैं। 4 बार HSSC के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? HSSC क्लैरिकल 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा शाबाश। विविध प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? वो झील कोटला हो सकती है, वो झील सुल्तानपुर हो सकती है, या फिर खलीलपुर हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले हमारा जिक्र हुआ था कि विविध प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? बीबीपुर झील उत्तर पिछले क्वेश्चन का था, वो आ चुका है। बीबीपुर झील जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है, और मैदानी क्षेत्र की झील है, बस इतनी बात आपने याद रखनी है। बीबीपुर के साथ में नजफगढ़ झील भी आपने याद रखनी है। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर मैं बता चुका हूं। फटाफट बताइएगा शाबाश। बिल्कुल सही है, वो झील कौन सी है? वो झील है गुड़गांव के फर्रुख नगर के पास में, वो झील कौन सी है? तो याद रखना वो झील सुल्तानपुर झील है, जहां पर 250 प्रकार के पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा साइबेरियन सारस यहां से उड़कर आता है। पीटर जैक्सन को इसकी खोज का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। यह बात आपने याद रखनी। फर्रुख नगर के पास में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु, क्योंकि 250 प्रकार की यानी 266 प्रकार की लगभग प्रजाति जो है इसके अंदर पाई जाती है, यह चीज आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट देखिएगा। ये मेरे नोट्स हैं हरियाणा सीईटी के, जो भी बालक सीईटी की तैयारी करने लग रहा है, ये नोट्स आपके घर पे पहुंचा दिए जाओगे, देख लो। इतने सारे 14 नोट्स हैं, लगभग 4000 पेज के आपको नोट्स मिलेंगे। आप लोग जो है लीसो ऐप के ऊपर बुक का ऑप्शन मिलेगा, वहां से परचेज कर सकते हो, नहीं तो 89 507 025 पर फोन कर लियो। यो लीसो ऐप के ऊपर नया बैच है, यो भी
एचटेट का है, सीईटी का है, 50% ऑफ है, लीसो 50 कूपन कोड ले लियो, आज रात तक मिलेगा। दमदमा झील हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण केंद्र है जो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। आपने यह बताना कि दमदमा झील हरियाणा केंद्र कहां पर। बिल्कुल एचटेट के लिए भी ऋतु ये क्लास जिस भी सब्जेक्ट में जड़े भी हरियाणा जी के पूछी जाओगी और सारा काम आओगे, चिंता ना करो सूरजमा। अगर क्लास में जुड़ी रही तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो नहीं आओगा, लेकिन जुड़े रहना पड़ा क्योंकि ये क्लास सिर्फ लाइव चलेगी, बाद में आपको नहीं देखेगी, ठीक है। तो बताइए शहबाज की दमदमा और झील, फटाफट, बहुत सिंपल प्रश्न है। दमदमा झील पूछ रखे यार, कड़ा है, इतनी ही तो बात है, इतना ही तो बताना है। बताइएगा शहबाज, दमदमा झील कहां पर है? बिल्कुल किसी ने सही लिखा, 3000 एकड़ के अंदर यह फैली हुई झील है, 3000 एकड़। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछे आपसे, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपसे कोई पूछने का काम करता है तो आपने याद रखना कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि दमदमा झील जो है, हरियाणा के गुड़गांव जिले की दमदमा झील जो है वो सबसे बड़ी कौन सी झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा झील है। कितने किला में फैली? तो 3000 एकड़ जो है, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। इसका जो है झील बड़ी बनाई थी, इसको संवारने का काम कह लीजिए, निर्माण का काम जो है इसका किसके द्वारा किया गया था? कैमरा बंद हो गया होगा, कोई बात नहीं, अंग्रेजों के द्वारा जो है सन 1919 के अंदर जो है, वैसे प्राकृतिक झील है लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसको संवारने का काम जो है कब किया गया था? साल 1919 के अंदर जो है अंग्रेजों के द्वारा इसको क्या किया गया था? संवारने सजाने का काम किया गया था। भाई कैमरा बंद हो जाओ तो छोड़ के नहीं जाना आपने, 1-2 सेकंड के लिए ऐसा होता है, उसके बाद तुरंत बाद चल पड़ेगा। घबराने की, चिंता करने की, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं, हमारे होते हुए 1% भी, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि ये जो झील जो है, इस झील की आकृति इस झील की आकृति किस प्रकार की है, वो आपने बताने का काम करना है। भाई थोड़ी सी दिक्कत है कैमरा में, कोई बात नहीं, चल पड़ा। देखो इस झील की आकृति कोई आपसे पूछे तो आपने याद रखना कैसी आकृति है, तो याद रखना अमीबा के आकार की आकृति है। यानी इस झील की आकृति जो है किस तरह की है, तो आपने याद रखना अमीबा, अमीबा जो एक जीव है और अमीबा के आकार की जो है आपने याद रखना इसकी आकृति है, ठीक है। लगभग 90 प्रकार की पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या है? वाटर पोलो सेंटर। ये प्रश्न भी आया था कि हरियाणा की कौन सी झील के अंदर जो है वाटर पोलो सेंटर का निर्माण करने का काम किया गया है, तो आपने याद रखना वाटर पोलो सेंटर का निर्माण कौन सी झील के अंदर करने का काम किया गया है, तो ये दमदमा झील है जिसके अंदर क्या किया गया है? वाटर पोलो सेंटर जो है इसका निर्माण कौन सी झील के अंदर किया गया है, तो दमदमा झील आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न और, 2 प्रश्न और इसमें बना है। इसको पर्यटन स्थल का दर्जा कब दिया गया था? तो ये देख लो, पर्यटन स्थल का दर्जा, ठीक है, पर्यटन स्थल का दर्जा ये दिया गया था 1979 के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, बरसात का पानी जो है, वर्षा का पानी जो है उसको संग्रहण करने के लिए जो है इस झील की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? बरसात के पानी के लिए जो है इस झील की जरूरत पड़ती है, आपने याद रखना है। अच्छा एक और पूछा गया था कि दमदमा झील कौन सी तहसील के सबसे नजदीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जी सोहना तहसील जो है, सोहना, जहां गर्म पानी का चश्मा जो है, सोहना के सबसे नजदीक पड़ती है दमदमा झील, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। सारे बच्चे जो है यार 2400 बच्चे लाइव देख रहे हैं, लाइक 1300। एक बार सारे राम राम लिखो, जो सलाम वालेकुम, जो भी जिस भी धर्म को मानते हो आप, या फिर आप जय मां सरस्वती लिख सकते हो, जिसको भी मानते हो फटाफट लिखिए, कमेंट करिए एक बार शाबाश सारे के सारे, ठीक है। तो 3000 एकड़ में फैली हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, पर्यटन स्थल का दर्जा 1979 में, अमीबा के आकार की है, वाटर पोलो सेंटर कौन सी में है? दमदमा में है। कौन सी झील का सबसे लो है, तो आपने याद रखना सोहना, सोहना के जो है सबसे नजदीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर तिलियार झील है? ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, फटाफट बताइएगा शाबाश। तिलियार झील ग्रुप डी के अंदर 22/10/2023 को अंबाला के अंदर है, या फिर पानीपत के अंदर है, या फिर रोहतक के अंदर, या फिर कैथल के अंदर है। अंबाला के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है? सरदार पटेल झील, ठीक है। कौन सी झील है? सरदार पटेल झील जो है कहां पड़ती है, तो आपने याद रखना है अंबाला के अंदर जो है सरदार पटेल झील है। हाँ जी, मैं क्लास में हूं जी। पानीपत के अंदर जो है बाहर हूं, पानीपत के अंदर जो है हाली झील, ईब को नहीं मिल पाऊं, कल मिलूंगा, ठीक। पानीपत के अंदर जो है कौन सी झील है, तो याद रखना हाली झील है। और कैथल के अंदर कौन सी झील है, तो आपने याद रखना है बिदक्यार झील, ठीक है। बिदक्यार झील जो है वो कहां पर है, तो आपने याद रखना है हरियाणा के कैथल जिले के अंदर जो है बिदक्यार झील है। एक झील बच गई अपनी, वो झील कौन सी है? बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर है, ठीक है। तो रोहतक जिला जो है, अरे हरियाणा दिवस की बधाई लिख दीजिए यार, कुछ और नहीं मिल रहा तो आपको। हमारा हरियाणा, सबको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।
ऐसा एकमात्र प्रदेश जो दिनों दिन जवान होता जा रहा है वो हमारा हरियाणा है। बहुत बहुत बधाई हो सबको। तो याद रखना, रोहतक के अंदर झील कौन सी है? तिलियार झील। और तिलियार झील जो है, इसी तिलियार झील के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि तिलियार में जो है एक चिड़ियाघर कौन सी झील के साथ में बना हुआ है। तो आपने याद रखना है, इसी जो है चिड़ियाघर भी हो रहे हैं, बस यह बात आप याद रख लियो, ठीक है? चिड़ियाघर भी यहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा की इस झील की आकृति अमीबा के आकार की है। इब्बे प्रश्न आया था थोड़ी बार पहली, और यो भी प्रश्न एचएसएससी में आवड़ा प्रश्न, अमीबा के आकार की। सूरजकुंड झील राजा सूरजपाल के द्वारा बनवाई गई थी। दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसके अलावा चंदेली झील जो है हरियाणा के नूह के अंदर जो है चंदेली झील है। अमीबा के आकृति जो है वो कौन सी झील यही आपने बताना है, बी बी बिल्कुल। दमदमा झील जो है गुड़गांव की सोहना के सबसे नजदीक, कौन सी तहसील के सबसे नजदीक पड़ती है? सोहना के सबसे नजदीक पड़ती है। 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। वाटर पोलो सेंटर का निर्माण भी किया गया इसी के अंदर। इसके अलावा पर्यटन स्थल का दर्जा इसको कब दिया गया था? 1979 के अंदर इसको क्या दिया गया था? पर्यटन स्थल का दर्जा देने का काम किया था अंग्रेजों के द्वारा। इसका पुनर्निर्माण आप कहिए साल 1919 जब रोल्ट एक्ट पास हुआ था उसी साल बनाने का काम किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, 2400 के करीब बच्चे लाइव जुड़ गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा की किस झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया है? बहुत बढ़िया शाबाश। स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण कौन सी झील के अंतर्गत किया गया है? सबसे पहले है डबचिक झील। डबचिक झील कहां पर पड़ती है? होडल के अंदर। कड़ा पड़ा है ओडल। ओडल जो है डबचिक झील ओडल कड़ा पड़ा है बिलारा पलवल में, ठीक है? और यह झील कौन सी है? एक मृतप्राय झील है। या मृतप्राय झील का मतलब क्या है कि साल 1985-86 पाछे जो है इसने जो है पानी का टपका एक देखियोड़ा, ठीक है? इसलिए जो है याद रखना आपने, सबसे मृतप्राय झील है। बिदक्यार झील अभी हमने करने का काम किया था। हरियाणा के कौन से जिले की झील है? हरियाणा के कपिस्थल जो है कैथल, जिस जिले का जन्मदिन भी है, कैथल की झील है। कृष्णा झील जो है आपने याद रखना है, एक गांव पड़ता है सुई गांव पड़ता है, जिला भिवानी। और सुई गांव जिला भिवानी जो है हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव है। और इस कृष्णा झील का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है सुई झील का उद्घाटन, इसका कृष्णा झील का उद्घाटन करने का काम किया गया था। और वो स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया था। वो झील कोई आपसे पूछने का काम करता तो आपने याद रखना वो फतेहाबाद जिले की चिल्ली झील है। कौन सी है? फतेहाबाद जिले की चिल्ली झील है। और इसको याद रखना फतेहाबाद की चिल्ली झील है। और इसको फतेहाबाद की चिल्ली झील को साल 1974 के अंदर क्या किया गया था? चाहे से चिल्ली है चाहे से चार है, याद रख लियो, ठीक है? चिल्ली चार नु याद रख लियो। इसको जो है 1974 के अंदर जो है पर्यटन स्थल का दर्जा देने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। उर तक समझ में आ गया? तो कुछ स्पीड तेज नहीं है या फिर सही चल रहा है? फर्स्ट टाइम आपकी क्लास देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। समझ में आएगी? डबचिक झील कड़ा पड़ा है ओडल पलवल में। के खास बात है मृत झील है। बिदक्यार झील हरियाणा के कैथल के अंदर पड़ती है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला हरियाणा के सबसे युवा विधायक हैं, लगभग 25 साल के। कृष्णा झील सुई गांव जिला भिवानी, रामनाथ कोविंद तत्कालीन राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था। और हरियाणा की जो है पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा? तो आपने याद रखना वो सुई है। चिल्ली झील हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर पड़ती है, पिंक सिटी के अंदर पड़ती है। और 1974 में इसको पर्यटन स्थल घोषित करने का काम किया गया था। और इसी चिल्ली झील के अंदर क्या बनाया गया है? स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण कौन सी झील में किया गया है? भैया चिल्ली झील में किया गया है। समझ में आ गई? तक भाई सबका है? सबको राम राम भाई। चलिए थोड़ा राम तय ले भजमा राम तय ले लूंगा। हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापित की गई थी। एचएसएससी ऑपरेटर 2021 नो पढ़ना है हमारे, मेरे बस की बात को नहीं भाई। पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगी भाई। फरीदाबाद की झील जो है तोमर वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तोमर राजाओं ने इस झील का निर्माण करवाने का काम किया था। वो सूरजकुंड हो सकती है, वो सन्नित सरोवर जहां पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्थायी निवास स्थान माना जाता है, या फिर वो ब्रह्म सरोवर हो सकता है जो एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब है, या वो कर्ण सरोवर हो सकता है जहां पर दानी कर्ण जो है सुबह उठते ही सबसे पहले दान करने का काम किया करते थे। बताइएगा सेवा, स्पीड कम करिए। चलिए कोशिश करूंगा। तो याद रखना कि फरीदाबाद की झील
तोमर वंश के राजाओं के द्वारा जिसको बनाने का काम किया गया था। बात है 10वीं सदी की, ठीक है। 10वीं सदी के अंदर किसने बनवाया था? सूरजपाल तोमर, ठीक है। किसने बनवाई थी? सूरजपाल तोमर जो है, सूरजपाल तोमर के द्वारा 10वीं शताब्दी के अंदर क्या किया गया था? सूरजकुंड झील जो है, इसी सूरजकुंड झील को बनाने का काम किया गया था। एक प्रश्न आता है कि हरियाणा की कौन सी झील सूर्य देव को समर्पित है? तो आपने याद रखना है कि सूर्य देव को समर्पित झील कौन सी है? तो सूरजकुंड झील जो है वो सूर्य देव को समर्पित है। इसके अलावा सूरजकुंड झील जो है इसी का दूसरा नाम भी है कि उसका नाम क्या है? मयूर झील भी है सूरजकुंड झील का दूसरा नाम। आकृति पूछ ले तो आपने याद रखना है कि इसकी आकृति जो है वो याद रखना है, अर्धचंद्राकार की आकृति है इसकी, ठीक है। अर्धचंद्राकार की। बस 5 से 7 बात आपने याद रखनी है। यानी सूरजकुंड झील का निर्माण कब करा गया था? तो याद रखना 10वीं शताब्दी के अंदर। किसके द्वारा करवाने का काम किया गया था? तोमर वंश के राजा सूरजपाल के द्वारा किया गया था। इसी को किस नाम से जाना जाता है? मयूर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आकृति पूछने का काम करे तो कौन सी है? अर्धचंद्राकार आकृति है। भगवान सूर्य को समर्पित कौन सी है? तो आपने याद रखना सूरजकुंड झील, ठीक है। सूरजकुंड झील, ठीक है। बस इतना आपने याद रखना है भाई। 10वीं शताब्दी आएगा, कई जगह 11वीं शताब्दी भी दिया गया है सर। बिल्कुल भाई, बहुत सारी किताबों में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपने याद रखना ये 10वीं शताब्दी के अंदर बनी थी, एग्जैक्ट, ठीक है। मैं जो भी डाटा उठाता हूं वो जो भी जिला होता है, जिले की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां से उठाता हूं, ताकि अगर कल को आपको दिक्कत आए तो आपको प्रूफ में दे सकूं, ठीक है। तो 10वीं शताब्दी आप देखेंगे फरीदाबाद की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको 10वीं शताब्दी दिया मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी जगह 11वीं शताब्दी भी दिया होगा। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितने आर्द्र भूमियों को मान्यता देने का काम किया गया है? एचएसएससी डेंटल हाइजेनिस्ट पेपर 16 जुलाई 2021 के मध्य पूछा गया प्रश्न है भाई। बताइए शाबाश। हाँ, सिंगवा राघो वाले होगी, राम राम 3। बताओ भाई। आर्द्र भूमि मैंने पहले भी जिक्र किया था, 2 फरवरी 1971 वो तारीख थी जब रामसर कन्वेक्शन हुआ था। और रामसर साइट के तहत जो है जितने भी आर्द्र भूमि होती है लगभग 1651 के आसपास पूरे विश्व के अंदर ये भूमियां हैं। पूरे भारत के अंदर जिक्र किया था 85 आर्द्र भूमि है। इसके अलावा सबसे पहली कोई आपसे पूछे तो याद रखना चिल्का झील जो है सबसे पहली 1982 के अंदर थी। और इसके अलावा भाई सबसे बड़ी पूछे तो सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। और सबसे छोटी पूछे तो रेणुका झील है। हरियाणा के अंदर साल 2021 के अंदर जो है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत 2, एक तो भिंडावास और दूसरी कौन सी है? सुल्तानपुर। इन दोनों को जो है भिंडावास और सुल्तानपुर, इन दोनों को क्या किया गया था? राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत क्या करने का काम किया गया था? मान्यता देने का काम किया गया था। सुल्तानपुर और भिंडावास, साल याद रख लियो 2021। वर्तमान में भारत की 85 साइट शामिल हैं। सबसे पहले उड़ीसा की चिल्का झील 1982, सबसे बड़ी क्षेत्रफल में पूछे तो सुंदरवन डेल्टा, सबसे छोटी आपसे पूछे तो कौन सी हो जाओगी? रेणुका झील हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की। फरीदाबाद जिले में 2 झीलें कौन सी है? बताइएगा शाबाश। ट्रैक्टर मैकेनिकल में पूछा गया। बड़खल और सूरजकुंड, दमदमा और हथीनी कुंड। इसके अलावा भाई भिंडावास झील, बताइएगा शाबाश। कौन सी है? जल्दी जल्दी बताने का काम करिएगा। कौन सी है? भिंडावास झील और ब्रह्म सरोवर, सुखना सन्निहित सरोवर। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। लगभग 2500 के आसपास बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं भाई। देखिएगा, बड़खल झील कड़ा है फरीदाबाद के अंदर, सूरजकुंड झील अभी पड़ी अपन है, दमदमा गुड़गांव के अंदर है, हथीनीकुंड यमुनानगर के अंदर है, भिंडावास झील हमारी जज्जर के अंदर है। इसके अलावा ब्रह्म सरोवर झील जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, सुखना झील चंडीगढ़ के अंदर है, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बड़खल झील और सूरजकुंड झील जो है ये दोनों की दोनों कहां पर पड़ती है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर पड़ती है। अपन एक तो पढ़ ली थी, सूरजकुंड पढ़ ली थी। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नु कहना चाहा कि बड़खल झील और पढ़नी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कई बार जो होते हैं नादान लड़कियों के इश्क के अंदर चले जाते हैं और बाद में जब वहां से ना होती है तो दिल को बहुत, जिंदगी एक तरह से उनकी टूट जाती है। उन्हीं के ऊपर एक शायरी है, अगर आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो वाह वाह कर दीजिएगा, एक बार लाइक करके वाह वाह कर दीजिएगा। मैं तबाह हो रहा हूं तेरे इश्क में और तुझे इसका ख्याल है। अरे रुक जाओ, बाहर वाले भी वाह वाह कर रहे हैं, क्यों रिदम तोड़ो। मैं तबाह हो रहा हूं तेरे इश्क में और तुझे दूसरों का ख्याल है। मैं तबाह हो रहा हूं तेरे इश्क में और तुझे दूसरों का ख्याल है। कुछ मेरे मसलों पर भी गौर करिए क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। वाह, इन चक्करों में ना पड़ो, सिर्फ कैरियर के ऊपर ध्यान दो। कभी भी किसी भिखारी की आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, ये वास्तविकता से कहता हूं। कदे किसी भिखारी की कोई गर्लफ्रेंड देखी हो तो मैंने बता दियो, मेरे द्वारा फोन कर दियो, नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। इसलिए अपने माँ बाप से प्यार करिए,
अपने कैरियर से प्यार करिए, उसके बाद आपको सफल से सफल लड़कियां आपको मिल जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ, बड़खल झील के बारे में आप पढ़ाएंगे। ठीक है, कौन सी झील है? बड़खल झील, सबसे इंपॉर्टेंट झील भाई। एक तो प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी के ऊपर कौन सी झील है, तो आपने याद रखना है कि दिल्ली से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी के ऊपर वो झील कौन सी है, तो आपने याद रखना है बड़खल झील है। दूसरा पूछा गया था कि अब बड़खल झील जो है ये आपने याद रखना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो दक्षिण हरियाणा आ जाता है, वहां पर कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आपने याद रखना है किसका हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रेणी। बस थोड़ी देर बाद 5-7 क्वेश्चन और आएंगे झीलों के, उसके बाद आंगलियां के ऊपर सारे झील जमानो चुटकियां मनू रात न सुते ठहके नो पूछ ले, डाबर झील कड़ा है, चक्रवर्ती कड़ा है, दौज कड़ा है, खुन्नी कड़ा है, निहारिका कड़ा है, मिनटा में चुटकियां में बताओगे जमा जब्बक, दावा करता हूं आपके सामने। ठीक है, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अरावली की पर्वत श्रेणी के अंदर है, दिल्ली से कितनी दूरी के ऊपर है, लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो है बड़खल झील है, ये आपने याद रखना है। ये एक कृत्रिम झील है, आप सबने बेरा सिंचाई खातिर इसको बनाने का काम किया था, कृत्रिम झील है, और जिस टाइम पर देश आजाद हुआ था उस टाइम सिंचाई खातिर साल 1947 के अंदर जो इसको बनाने का काम किया था। एक और प्रश्न पूछा गया था कि ये जो झील जो है किस वन्य जीव अभयारण्य के सबसे नजदीक है, तो आपने याद रखना है उस वन्य जीव अभयारण्य का नाम आपने याद रखना, असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य के नाम उसका है बेलारा, असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। यानी बड़खल झील जो है किसके सबसे नजदीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य जो है इसके सबसे नजदीक है, लगभग 206 एकड़ के अंदर फैली हुई है। एक और प्रश्न आओ है कि बेलारा बसंत ऋतु में कौन सी झील के ऊपर एक शो है, कौन सा शो है बसंत ऋतु के अंदर, फूलों का शो है जिसका नाम क्या है, फ्लावर शो। ठीक है, फ्लावर शो। और ये जो फ्लावर शो जो है प्रश्न HSSC में 2 से 3 बार आ गया कि बसंत ऋतु में हरियाणा की कौन सी झील के ऊपर फूलों का शो है, फूल दिए जाओ, तो आपने याद रखना कौन सी है वो, बसंत ऋतु, बसंत के ऊपर जो है फ्लावर शो कौन सी झील के अंदर होता है, बड़खल झील के अंदर। 5 से 4 बात याद रखने में रहे, बड़खल की बड़क क्यों ले रहे हो, फरीदाबाद में है, 1947 में बनी थी, सिंचाई खातर बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा भाई इस पर जो है बसंत के टाइम पर क्या है, फ्लावर शो है, और दिल्ली 32 किलोमीटर दूर है, अरावली पर्वत श्रेणी में है, किसका सबसे लोहा पड़ा है, बिलारा असोला भट्टी का सबसे लोहा पड़ा है। हो गया याद? थैंक यू सुनीता बेटा, थैंक यू। हो गया याद सबका? असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य, बिल्कुल। बस 5 बात याद रखनी है, जो मैन बात मैं लिखूं जे कमेंट में तम टाइप भी करो नहीं, गलत गलत ये बात जो सी तम न बेरा है, और की भी तैयारी और गलत गलत टाइप करोगे, जो हाथ लिखोगे वो कदे को बोलो। थैंक यू सुनीता बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में किस भौगोलिक क्षेत्र के स्वरूपों के कारण झीलों की संख्या बहुतायत है? नो पूछा कि किस भौगोलिक स्वरूप के कारण हरियाणा के अंदर झीलों की संख्या बहुतायत है। बहुतायत का मतलब ज्यादा मात्रा में है, बताइएगा। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों का आना, पहाड़ी होगी, पहाड़ियां पानी आओगा, पानी आओगा तो डूंगा में क्या होगा, झील बनेगी, बिल्कुल। दक्षिण में अरावली की पहाड़ी का होना, विशाल मैदान, ये नहीं आएगा, ए और बी दोनों आओगा। यानी हरियाणा में झीलों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। इसका कारण क्या है, तो आपने याद रखना है, तो इसका कारण ये हो कि उत्तर पूर्व में शिवालिक और दक्षिण में अरावली, इसका कारण हरियाणा में झीलों की संख्या बहुतायत मात्रा में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हरियाणा की किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है? पढ़ चुके हैं ये प्रश्न आप। अब थोड़ी देर बाद आपको एक एक झील डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप के ऊपर छाप के दिमाग में छापने का काम करूंगा, लेकिन आपको उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिंदगी में कभी भी झीलों का टॉपिक आप नहीं करोगे, ठीक है? देखिएगा शाबाश कि किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर, बड़खल झील, कर्ण झील, दमदमा झील या फिर कोटला झील? बहुत बढ़िया, सुकीर्ति बल्हारा सबसे पहले उत्तर देने का काम किया है। जो भी बच्चा सबसे पहले उत्तर देगा उसका नाम भी लिखने का काम करूंगा। और वो कौन सी झील है? दमदमा झील के ऊपर जो है वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन करने का काम किया गया है। ये झील जो है दमदमा झील 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सोहना के सबसे नजदीक है। 90 प्रकार की पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। 1979 के अंदर इसको पक्षी विहार का, पर्यटन स्थल का दर्जा देने का काम किया गया था। अमीबा के आकार की क्या करती है? जिस भी साथी को सीईटी के नोट्स चाहिए, 14 नोट्स हैं, 4000 के करीब पेज, एक भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8950702500 ये नंबर है, इस पर फोन कर लियो। आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपका घर कोरियर पहुंच जाएगा, ठीक है? ये नंबर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ले भाई, जिला के प्रश्न तो मोटे मोटे कवर हो गए, ईब जुड़े रहियो, ठीक है? असोला भट्टी, राहुल शर्मा, राजस्थान में भी कुछ हिस्सा लगता है इसका, दिल्ली में हिस्सा लगता है, हरियाणा के अंदर अलवर भरतपुर से शुरू हो जाता है, हरियाणा के अंदर भी इसका थोड़ा सा फरीदाबाद का हिस्सा टच करता है,
ठीक है। अब आ जाओ भाई झीलों के बारे में, देखो एक एक झील आपको याद करवाने का काम करूंगा बड़े आसानी से। सबसे पहले आ जाओ सबसे ऊपर, उत्तर में हरियाणा का कौन सा जिला है? यो पंचकुला है। पंचकुला के अंदर एक झील है, झील का नाम है टिक्कर ताल। टिक्कर ताल, या जो टिक्कर ताल जो है या कड़ा पड़ा है मोरनी के अंदर पड़ा है, ठीक है। और मोरनी किसका हिस्सा है? मोरनी तो बोलिए शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है। सिंगवा राघो में 11 लड़कियां आपकी क्लास देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नजदीकी गांव है, कभी आप बुलाइएगा मेरे को, मैं जरूर आऊंगा, देखिएगा से बस। जवाहरलाल नेहरू नहर से आता है भाई पानी, कौन सा एक पर्सन पूछ रहा था, पूजा पुनिया, ठीक है। तो देखो भाई टिक्कर ताल यानी ऊपर पंचकुला में सब तो ऊपर आ जाओ, ठीक है। टिक्कर ताल जो झील जो है वो कड़ा पड़ा है, हरियाणा के पंचकुला के अंदर पड़ती है। और महत्वपूर्ण बात आपने क्या याद रखनी है कि हरियाणा के पंचकुला के अंदर पड़ती है। मोरनी हिल जो है, मोरनी हिल की, हाँ भाई भाई क्लास में जल्दी बोल दो, मैं घंटों बोले राम राम करनी थी, लाख दर मारे क्यों इसी से भगत आए जय मेरे दूर जमा, ठीक है। ऊपर होगी सबसे पहले पंचकुला के अंदर टिक्करताल झील। अंबाड़ा, अंबाड़ा जो है, अंबाड़ा के अंदर जो है एक झील है, झील का नाम क्या है? सरदार पटेल झील, ठीक है। सरदार पटेल झील 16 किलियां पीछे बनाई गई थी, राजनाथ सिंह ने वर्चुअल उद्घाटन किया था, याद होगी। टिक्करताल झील कड़ा है पंचकुला में, टिक्करताल झील कड़ा है पंचकुला में। इसके अलावा जो है सरदार पटेल झील कोई आपसे पूछने का काम करता है तो वो कड़ा है सरदार पटेल झील, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? वो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी झीलें हैं? एक तो आपने पढ़ा था ब्रह्म सरोवर, एशिया का सबसे पक्की ईंटों से बना हुआ तालाब है ब्रह्म सरोवर, ठीक है। इसके अलावा सनहित सरोवर, सनहित सरोवर जो है, सनहित सरोवर, इसके बारे में 2-3 बात आपने याद रखनी है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्थायी निवास सनहित सरोवर को माना जाता है। इसके अलावा 7 सरस्वती नदियों का संगम जो है वो कड़ा बोला जाता है, वो भी उरे माना जाओ है। ब्रह्म सरोवर हो गया, सन्नित सरोवर हो गया। इसके बाद एक झील है, झील का नाम क्या है? बीबीपुर झील, या बीबीपुर झील भी कड़ा है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा एक झील है जिस झील का नाम क्या है? सनीसा झील है, और यह सनीसा झील पेहवा के अरुणाई नामक गांव के अंदर है। और इसी झील के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि सरस्वती नदी जो है, मारकंडा और टांगरी नदियों का पानी उठा करके सरस्वती कहां लेकर जाती है? पंजाब के अंदर घग्गर नदी के अंदर लेकर जाती है। कुरुक्षेत्र की 4 झील याद रह जाएगी, ब्रह्म सरोवर है, सनीसा झील है, सन्नित सरोवर है, और भाई बीबीपुर है। यानी ऊपर देखो मोरनी में टिक्करताल, मोरनी टिक्करताल, ठीक है, मोरनी टिक्करताल हो जाओगा याद। नंबर 2 देखो भाई, अंबाड़ा के अंदर कौन सी झील है? सरदार पटेल झील, कृत्रिम झील है, बनाई गई है। कुरुक्षेत्र की 4 मोटी मोटी झील, ब्रह्म सरोवर झील हो जाएगी, सन्नित सरोवर झील कर दोगे। बीबीपुर झील जो है आपने याद रखना, बीबीपुर झील जो है मैदानी क्षेत्र की झील है। और चौथी कौन सी होगी? सनीसा झील होगी, ठीक है। कैथल आ जाओ, कैथल के अंदर कौन सी झील पड़ी थी आपने? बिदक्यार झील, बिदक्यार झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? कैथल के अंदर, ठीक है। करनाल, करनाल के अंदर आ जाओ कर्ण झील, ठीक है, कर्ण झील, कर्ण झील। इसे कर्ण झील का दूसरा नाम आपने याद रखना, तो याद रखना चक्रवर्ती झील के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि बीएन चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे, उनके नाम से, ठीक है, बीएन चक्रवर्ती के नाम से है ये। और याद रखना कि चक्रवर्ती झील भी इसी को कहा जाता है। 1972 के अंदर इसको क्या दिया गया था? पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। करनाल की ओर को याद है आपको? कर्ण झील होगी, चक्रवर्ती झील होगी। इसके अलावा जो है इसी को उरे एक जो है इस कर्ण ताल भी है, ठीक है, कर्ण ताल। ये जो चक्रवर्ती झील आपका ये कर्ण झील करिए, आपको याद होगा जिस टाइम पे नो हो गया भाई अर्जुन को मारने का काम करेगा, तो भगवान कृष्ण के कहने से माता कुंती इनके पास गई थी और जाकर के क्या मांगने का काम किया था? कवच कुंडल। और वो इंद्र जब वापिस गए तो इंद्र ने जाकर के जो कवच कुंडल मांगे थे, याद रखना, इसी कर्ण झील के किनारे जो थे वो मांगने का काम किया था, ठीक है। अगला है पानीपत। पानीपत के अंदर एक बहुत बड़े उर्दू कवि हुए जिनका नाम है हाली झील। हाली झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर है हाली झील। जींद के अंदर भी एक झील है, कोई बताओगा जींद में कौन सी है? जींद के अंदर कौन सी झील है? समझ में आएगी। टिक्करताल मोरनी के अंदर, अंबाड़ा में कौन सी झील है? सरदार पटेल झील है। कैथल के अंदर बिदक्यार झील है। करनाल के अंदर कर्णताल कह लीजिए, कर्ण झील कह लीजिए, चक्रवर्ती झील कह लीजिए। 1972 के अंदर पर्यटन स्थल का दर्जा देने का काम किया था। हाली झील कड़ा है तो आपने याद रखना ये पानीपत के अंदर है। सिरसा के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है? धनुर झील। और इसी धनुर झील को क्या कहा जाता है? ओटू बांध या फिर विराज बांध, जो घग्गर नदी के ऊपर बनाने का काम किया गया, ठीक है।
हरियाणा का एक जिला है उराजो फतेहाबाद। फतेहाबाद झील के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है? चिल्ली झील। ठीक है, जरा स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया था 1974 के अंदर। चिल्ली झील को किसका दर्जा देने का काम किया था? तो आपने याद रखना 1974 के अंदर जो है चिल्ली झील को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का काम किया गया था। हरियाणा का हिसार के अंदर आज एक झील है ब्लू बर्ड झील। ठीक है, ब्लू बर्ड झील, और इसे ब्लू बर्ड झील जो है हिसार में है। इसमें बीच में थोड़ी माटी घेर रखी, बोले द्वीपाली झील होगी, अभी थोड़ी एक ट्रेली माटी की घेर रखी, एक द्वीपाली झील इसने बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ब्लू बर्ड झील। इसे तो मिलता जुलता नाम है ब्लू का ब्लैक झील। ठीक है, ब्लैक बर्ड झील या ब्लैक बर्ड झील भी हिसार में है, लेकिन हिसार के आसी के अंदर है भैया, बात याद रख लियो, आसी में है। दूसरा, आसी में एक तालाब है जो एचएसएससी ने 3 बार पूछ लिया, तालाब का नाम क्या है? आमटी तालाब। ठीक है, आमटी तालाब कड़ा पड़ा है, तो आपने याद रखना है आसी के अंदर है। ठीक है, ब्लू बर्ड हिसार में, ब्लैक बर्ड पूछा 80 में, आमटी तालाब पूछा तो आपने याद रखना यो भी कड़ा है 80 के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाओ भाई भिवानी। भिवानी के अंदर झील कौन सी पड़ी थी आपने? कृष्णा झील। ठीक है, कृष्णा झील जो है सुई गांव के अंदर है। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? सुई गांव है। रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन करने का काम किया था। इसके बाद आ जाओ चरखी दादरी। चरखी दादरी के अंदर एक सरोवर है, सरोवर का नाम क्या है? श्याम सरोवर। ऐसी मान्यता है कि पांडव जो थे वो श्याम सरोवर के अंदर रुके थे। ठीक है, समझ में आएगी। कैथल में कौन सी झील है? बिदक्यार झील है। सिरसा में ओटो झील या फिर धनुर झील है। फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील 1974, चाहे चिल्ली चाहे 74। ठीक है, 1974 के अंदर पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। हिसार में ब्लू बर्ड, आसी में ब्लैक बर्ड। हिसार में ब्लू बर्ड, आसी में ब्लैक बर्ड। आमटी तालाब कड़ा है, आसी के अंदर है। भिवानी के अंदर कृष्णा झील है, रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन करने का काम किया था। चरखी दादरी के अंदर कौन सा सरोवर बताया जाता है? तो चरखी दादरी के अंदर कौन सा सरोवर है? श्याम सरोवर है। जींद की एक झील नहीं बताई किसी ने भाई। अगला देखिएगा रोहतक। रोहतक के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है? तिलियार झील। NH9 के ऊपर पड़ती है तिलियार झील। और इसी तिलियार झील के पास में क्या बनाया गया है? भैया चिड़िया घर बनाने का काम किया गया है। क्लास सिर्फ लाइव दिखेगी, उसके तुरंत 20 मिनट बाद जो है ये क्लास होजिल हो जाएगी आपकी नजरों के सामने से। नोट सारे के सारे PDF आपने दे दूंगा जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, टिक्कर तार झील आएगी, ऊपर लिख दी मोरनी में भाई। ठीक है, उर्तक सबका याद होगी। सा को बालक है अथेली पर के मोटे अथेली पर के दिमाग वाला जिसका याद नहीं हुई, फटाफट बताइएगा। ब्लू बर्ड को 1996 के अंदर दर्जा दिया गया था पर्यटन स्थल का। किसे का उर्तक याद नहीं हुई तो फटाफट बताइएगा शाबाश। 1976 के अंदर रोहतक के अंदर जो है 1976 के अंदर जो है तिलियार झील को क्या दिया गया था? पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा रोहतक में ही एक तालाब है, तालाब का नाम क्या है? गौकर्ण तालाब। ठीक है, अकेला कर्ण तालाब आ जाओ तो आपका उत्तर करनाल होगा। जो नो पूछ ले कि गौकर्ण तालाब हरियाणा के अंदर कहां है, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गौकर्ण तालाब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? तो आपने याद रखना है हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। लाडी एक गिलास पानी दी भाई। रोहतक जिले के अंदर है गौकर्ण तालाब। ठीक है, इसके बाद पलवल। पलवल के अंदर जो है कौन सी झील अपना जिक्र किया था? डबचिक झील। ठीक है, पलवल के अंदर कौन सी झील है? डबचिक झील है पलवल के अंदर। और ये डबचिक झील जो है एक मृतप्राय झील है, मतलब इसमें पानी को नहीं, पानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सूख जाएगी। तो एक डबचिक झील जो है कौन सी झील मानी जाती है? मृतप्राय झील मानी जाती है। सोनीपत में कौन सी झील है? बताओ भाई, सोनीपत वाले चित्तो उर्तक याद हो गया तो थोड़ा आगे चल पड़ा पे। सोनीपत, सोनीपत के अंदर कौन सी झील बताई थी? सोनीपत के अंदर, सोनीपत में डाबर का तेल लाना, सोनीपत में याद रख लियो। डाबर झील। ठीक है, डाबर झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बोला सोनीपत के अंदर झील कौन सी है? तो आपने याद रखना डाबर झील। डबचिक झील जो है, डबचिक झील पलवल ओडल के अंदर है, एक मृतप्राय झील है। ठीक है, सोनीपत के अंदर कौन सी है? डाबर झील है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भाई फरीदाबाद। बहुत सारे झीलें हैं भाई फरीदाबाद के अंदर, देखो कौन सी है। धोज झील, धोज। खूनी झील, खूनी झील। निहारिका झील, निहारिका। सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील। अनंगपुर झील, अनंगपुर झील। इसके अलावा बड़खल झील। ये सारी की सारी झीलें कड़ा की है हरियाणा के फरीदाबाद की है।
ठीक है। दोज, खूनी, निहारिका, बड़खल दोज, खूनी, निहारिका, बड़खल, सूरजकुंड, अनंगपुर, ये सारे के सारे झीलें कौन से जिले की हैं? तो फरीदाबाद जिले की। दोज झील, खूनी झील, निहारिका झील, सूरजकुंड झील, अनंगपुर झील, बड़खल झील। डाबर झील सोनीपत की थी। और ये जो छह झील आपने याद रखनी, कड़क याद रखनी, छह की छह झील ये फरीदाबाद जिले की है। इसके बाद आ जाओ हरियाणा का मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, बहुत बरानी केक के सिटी है। और वो जिला कौन सा? हरियाणा का गुड़गांव। फटाफट लिखिएगा, हरियाणा के गुड़गांव के अंदर कौन सी झील है, फटाफट लिखिएगा। देखिएगा गुड़गांव के अंदर घाटा झील, घाटा झील। बसई झील, बसई एक वेटलैंड है, आपने याद रखना है। आदर भूमि झील भी इसको बोला जाता है, ठीक है, आदर भूमि झील, ठीक है। इसके अलावा सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील। इसके अलावा दमदमा झील, दमदमा झील, ठीक है। बस घाटा झील, बसई झील, सुल्तानपुर झील और दमदमा झील, ये सारे के सारे कड़े के झील हैं। तो आपने याद रखना है ये गुड़गांव की झील है। इसके अलावा गुड़गांव में कुंड, और आप याद रख सको कुंड कौन सा है? भीम कुंड, ठीक है, भीम कुंड, याद हो जाओगा सबका, भीम कुंड। उर्तक समझ बिल्कुल मेरी बुलबुल, जींद की बुलबुल झील। देखो भाई, डाबर झील सोनीपत की। फरीदाबाद में कौन सी है? दोज, खूनी, निहारिका, सूरजकुंड, अनंगपुर, बड़खल, ठीक है। दोज, खूनी, निहारिका, दोज, खूनी, निहारिका, सूरजकुंड, बड़खल, अनंगपुर, ये छह जिले आपने कड़क याद रखनी है। ये छह जिले फरीदाबाद की है। गुड़गांव की कौन सी आपने याद रखनी है? घाटा झील, सुल्तानपुर झील, दमदमा झील, भीमकुंड और एक और थी खलीलपुर झील, ठीक है, खलीलपुर झील। ये सारी की सारे जिले जो हैं हरियाणा के कौन से जिले के जिले हैं? हरियाणा के गुड़गांव जिले के जिले हैं। बहुत बार ये प्रश्न आया है, बिल्कुल गर्म पानी का चश्मा है सोना के अंदर, ठीक है जी। संजू वर्मा आज की क्लास, ठीक है, लिसो ऐप के ऊपर डाल दूंगा इसको, जो नया बैच है सीईटी का, उसके अंदर ये क्लास आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी, ठीक है। घाटा झील, बसई झील, सुल्तानपुर झील, दमदमा झील, भीमकुंड, खलीलपुर, ये सारे के सारे झील हरियाणा के कौन से जिले की है? तो आपने याद रखना हरियाणा के गुड़गांव जिले की है। नू की कोटला, उजीना, चंदेली, नू की कौन सी तीन झील याद रखनी है? कोटला, कोटला, उजीना और चंदेली, ठीक है, कोटला, उजीना, चंदेली, ये तीनों झील हरियाणा के कौन से जिले की है? कोटला, उजीना, चंदेली, ये तीनों के तीनों झीलें हरियाणा के कौन से जिले की है? हरियाणा के नूह जिले की तीनों की तीनों झीलें हैं, ठीक है। इसके बाद हरियाणा का जज्जर जिला आ जाओ। जज्जर के अंदर एक तो अपन पढ़ी थी बिंडावास, ठीक है, बिंडावास झील, और दूसरी कौन सी है? खपड़वास झील, बिंडावास झील और खपड़वास झील। इसके बाद का जो टॉपिक है ना, जिंदगी में आपने इतनी आसानी से जलवायु याद नहीं करी होगी। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, वहां सारी चीज आओगे रांगड़िया पे एक एक याद कराऊंगा, अगर आप बचे रहोगे तो, जुड़े रहोगे तो मेरे साथ, ठीक है। यानी बिंडावास और खप्पड़वास कड़क की है, जज्जर की है। कोटला, चंदेल, कोटला, उजीना, चंदेली, कोटला, उजीना, चंदेली, कोटला, उजीना, चंदेली, तीनों झील कड़क की। नू की है कोटला, उजीना, चंदेली, तीनों के तीनों झीलें कड़क की है। तो याद रखना हरियाणा के नू जिले की तीनों की तीनों झीलें हैं ठीक है। चलिए भाई शाबाश, होगी सारे लगभग, और रहेगी कौन सी? किसी एक और को याद हो तो मैंने बता दियो भाई, ठीक है। जज्जर की कौन सी है? बिंडावास और खपड़वास, जज्जर की दो है। फटाफट जल्दी जल्दी सारी रिवाइज कराऊं ऊपर तक नीचे तक की, उसके तुरंत बाद जो है फिर हम जो है जलवायु का टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं भाई। देखो फटाफट जल्दी जल्दी आपने बता दूं। ऊपर में आ जाओ, पंचकुला में कौन सी झील थी? टिक्करताल मोरनी, टिक्करताल मोरनी, टिक्करताल मोरनी, ठीक है। अंबाला के अंदर कौन सी झील है? बिदक्यार, सरदार पटेल के नाम से, सॉरी अंबाला के अंदर जो है सरदार पटेल झील है अंबाला के अंदर। कैथल के अंदर कौन सी झील थी? बिदक्यार। कैथल में कौन सी थी? बिदकना, कैथल में जाकर बिदक्यार झील है। सिरसा के अंदर धनूर झील है, ओटू झील जिसको बोलते हैं। फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील है। स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण करवाया गया था 1974 में, पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। इसार में ब्लूबर्ड है, आंसी में ब्लैक बर्ड है। इसार में ब्लूबर्ड है, आंसी में ब्लैक बर्ड है, ठीक है। आमटी तालाब कड़ा है, हरियाणा के आंसी के अंदर है। सुई हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव है। कृष्णा झील है, रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था, ठीक है। इसके बाद देखो चरखी दादरी। श्याम सरोवर है, जो पांडव आके रुके थे, श्याम सरोवर कहा पांडव लक्ष्य की साबुन गलाई से श्याम सरोवर में आए थे, बस यह बात याद रख लियो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई पलवल। पलवल के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है? डबचिक झील, जिसको क्या कहा जाता है? मृत प्राय झील कहा जाता है डबचिक झील को, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई रोहतक में तिलियार झील, इसका किनारा चिड़ियाघर है। गौकर्ण तालाब भी रोहतक के अंदर है। पानीपत में क्या है? हाली झील है भाई। करनाल के अंदर कर्ण झील आपने याद रखनी है। कुरुक्षेत्र की ब्रह्म सरोवर, सनित सरोवर, बीबीपुर, सनीसा झील। अरे याद होगा कि मैं बोलूं, बताइए एक बार, याद हो को नहीं होती, ठीक है। एक बार बताओ शाबाश, रिपीट करवाऊं निचाली का अगला टॉपिक शुरू करूं, जल्दी जल्दी बता दो शाबाश।
अगला देखिए वैसे बस, इतने कमेंट आओगे इतने तो मैं एक बार और फटाफट कर दूंगा रिवाइज। देखो भाई, सोनीपत में डाबर झील, सोनीपत में डाबर झील, फरीदाबाद में दोज, खूनी, निहारिका, फरीदाबाद में दोज, खूनी, निहारिका, सूरजकुंड, अनंगपुर, बड़खल झील, ठीक है। नू के अंदर कोटला, उजीना, चंदेली, कोटला, उजीना, चंदेली, ठीक है। गुड़गांव की गाटा झील, बसई झील, सुल्तानपुर, दमदमा, भीमकुंड, खलीलपुर, ये आपने याद रखनी है। खपड़वास और भिंडावास कड़गी है, खपड़वास और भिंडावास दोनों की दोनों झीलें हरियाणा के कौन से जिले की हैं? झज्जर जिले की झीलें हैं भाई। जोर लाऊंगा जद याद होगा, नहीं कौन पूछा था। नेक्स्ट चलिए वैसे बस, ले भाई अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। ईब जो बालक समझ के जुड़ा रहोगा जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं रहोगा, जब बकायद दूंगा जमा जड़ तमेट दूंगा बैम नजमा, लेकिन जुड़े रहना पड़ेगा। एमडी रियाज अब्बासी नोट्स के लिए आप 89 507 02500 इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। एक भी अलग से किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एरर फ्री नोट्स हैं सारे के सारे, 3 से 4 महीने की मेहनत के बाद ये तैयार किए गए हैं, ठीक है। डंगा नहीं है, देसी घी है, प्योर। बताइए साहब बस, हरियाणा की जलवायु मुख्यतः कौन सी? टुंड्रा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु, या फिर उपरोक्त सभी? बहुत बढ़िया वैसे शाबाश, बहुत बढ़िया, बताइएगा शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो है, देखो सबसे पहली चीज जो है, 2 बात आपने याद रखनी, एक तो मौसम हो है, एक जलवायु हो है। कोई बंदा नु बता इसका कि मौसम और जलवायु में क्या फर्क हो है? मौसम इन छोरियां की तरह हुआ बदलती रहा है मौसम, लेकिन जलवायु बहू की तरह हुआ 35-40 साल काटेगी एक बार आया पाछे, समझ में आएगी। मौसम बदलता रहा, आज की में है तड़कन की में हो जाएगा। जलवायु के है कि 35-40 साल में एक बार बदलेगी, जलवायु ठीक वैसी ही रहेगी, समझ में आएगा। 2 चीजें हैं, मौसम परिवर्तनशील हो है, जलवायु अपरिवर्तनशील हो, लंबा टाइम के बाद 35-40 साल 45 साल भी कैड इसका है, और तक समझ में आएगी। अब देखो ये मामला क्या है, कौन सी जलवायु के पाई जाओ, देखो बिल्कुल समझ के धीरे धीरे रिपीट भी कर दूंगा, मैंने कोई समस्या नहीं है। यू आ गया भाई ग्लोब, ग्लोब दिख गया, ग्लोब दिख गया। इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, इस रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री लाइन होती है, 0 डिग्री। इसी रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसी 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा जाओ, ठीक है। अब देखो, अब जलवायु पत्नी की तरह होती है, 35-40 साल तो काट देगी, फिर कड़ा करे जाओ। देखो इस 0 डिग्री के ठीक ऊपर आप जाओगे, अक्षांशीय रेखाएं हैं, देखो अक्षांशीय रेखाएं कौन सी हो है? ऐत अक्षांश हो गया, लंबी होगी, या हो गया अक्षांशीय। देशांतर रेखाएं, दै का नीचे डंडा है, ये इन्नू वाली देशांतर होगी, ठीक है। अब उर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस 23.5 उत्तरी डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाओ, और कर्क तो छाते में लगेगी, ठीक है, ठीक है। यानी 23.5 डिग्री 0, इससे ऊपर की बात मैं कर रहा हूं, समझ में आएगी। नीचे जो है उरे भी नीचे, इस साइड भी 23.5 डिग्री एक रेखा है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसको आप क्या बोला? हम मकर रेखा बोला, हम मकर रेखा। उर तक सिंपल सी बात है, एक बार कमेंट करके नो बता दो कि किस किस का समझ में आ रहा है। अरे रेट का चक्कर में क्यों पड़े आ रही हो, देख लेना है, उरो बता दो। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऊपरला 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, समझ में आएगा। उर तक जो मन उर लग रहा है। MS पठानिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई। ये हरियाणा पुलिस में लगे हैं, मनदीप सिंह खटकड़ आज मेरे पास मिलने आए थे, फेसबुक पे मैंने इनका फोटो डाला है, मिठाई लेके आए थे। मैं चाहूंगा जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सारे के सारे जॉब लगे, उसके बाद मेरा मुंह मीठा करवाने है। और तक समझ में आ गया भाई। देखो यानी या जो 0 डिग्री लाइन है, या क्या है? भूमध्य रेखा है। या भूमध्य रेखा तक 23.5 डिग्री ऊपर चलांगे तो कर्क रेखा आएगी, नीचे चलांगे तो कौन सी आएगी? मकर रेखा आएगी, 23.5 डिग्री। भाई बकवास नहीं यार, एक बार बस मैंने इतना बताया दे, उर्तक का मामला समझ में आ गया? समझ में आ गया? उर्तक इतनी बात है, ऊपर 0 तो 23.5 डिग्री नीचे चल पड़े, 23.5 डिग्री नीचे चल पड़े। अब देखो क्या मामला है, या जो 0 लाइन है ना, जो 0 लाइन, या इस रेखा के ऊपर कहते हैं सूरज का प्रकाश है, जो सीधा है क्या पड़ा इसके ऊपर। इसका मतलब क्या होगा? जड़ा सूरज का सीधा प्रकाश पड़ेगा। आप एक घर क्यों बनावा, छत क्यों बनावा? ताकि सूरज का सीधा प्रकाश ना पड़े। जड़ा सूरज का सीधा, हाँ काल्पनिक रेखा है, जड़ा सूरज का सीधा प्रकाश पड़ेगा, क्या होगा? गर्मी घनी होगी, थोड़ी होगी,
गर्मी घनी होगी। इसलिए या जो रेखा है ना, जो इस रेखा के यानी 0 डिग्री के 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, इस साइड जो होगा, इस साइड जो इलाका होगा, ये इलाका सबसे गर्म माना जाता है, सबसे हीट माना जाता है। समझ में आएगी कौन आई? समझ में आएगी? ये जो इलाका जो है बीच का, यानी भूमध्य रेखा था 23.5 नुन्ना 23.5 उड़ना है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय इलाका। उष्ण कटिबंधीय इलाका, उष्ण कटिबंधीय इलाका, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय इलाका। समझ में आएगी? एक चीज बताइए, अपना हरियाणा कड़ा है, आप देखो यो जो इलाका है सूरज का सीधा प्रकाश पड़ा है, 0 डिग्री का 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, इस में बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा हीट हो, इसलिए इसको उष्ण नुकन कहते उमस भरी गर्मी है, यानी उष्ण कटिबंधीय इलाका, इसमें के इस इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा हो है। अब इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर अब क्या हो गया, सूरज मान लिया उरा है, उरा गर्मी ज्यादा होगी और धीरे धीरे जितना सूरज दूर जाता जाओगा गर्मी कम होती जाओगी, यह बात तो नेचुरल सत्य है। अब यो जो इलाका जो है इसमें गर्मी कम हो है इस इलाके के अंदर। अब एक चीज आप देखिएगा कि जब अपन हरियाणा का विस्तार पढ़ने का काम किया था, उस समय एक चीज अपन करी थी, ऊपर जो है सापुर गांव है पंचकुला का, और नीचे जो है दोहा गांव है। तो दोहा गांव कितने डिग्री पर था? 27 डिग्री 39 मिनट के ऊपर था। ऊपर वाला 30 डिग्री 55 मिनट के ऊपर है, 30 डिग्री 55 मिनट के ऊपर था। अब ये देशांतर रेखाएं जब हरियाणा में जाओगी, यानी 23 हो गया, 4 उरही है, जो उरही हमारा हरियाणा, 27 डिग्री जो है जो दोहा गांव को छूकर निकलती है 27 डिग्री 39 मिनट। इसका मतलब जो है इस एरिया के अंदर, यानी 23.5 तो आएगी, थोड़े ऊपर बढ़ो 4 डिंग और बढ़ जाओ, 4 आगे गए तो 27 डिग्री 39 मिनट यह रेखा किस गांव को छूगी? हरियाणा के मेवात के दोहा गांव को छूने का काम इसने कर दिया, ठीक है। और यो जो इलाका हो गया, इस इलाके के अंदर कम गर्मी होती है, ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? उपोषण, ठीक है, उपोषण कटिबंधीय, उपोषण कटिबंधीय, उपोषण कटिबंधीय, ठीक है। उप मैंने थोड़ा, ठीक है, यानी थोड़ी गर्मी हो रहा है, इस इलाके से ज्यादा गर्मी, तो इसलिए उष्ण कौन सी होगी? उष्ण भयंकर गर्मी। उपोषण क्या हो गया? उस तक थोड़ी गर्मी। इसलिए जो हरियाणा जो है, हरियाणा किसके अंदर आ गया? हरियाणा की जलवायु कौन सी है? उपोषण कटिबंधीय। इसमें लिख कौन रखा के? उपोषण कटिबंधीय। इसमें लिख कौन रखा? हरियाणा की जो जलवायु जो कौन सी है? उपोषण कटिबंधीय जलवायु है हरियाणा की। समझ में आएगी? किस किस का समझ में आएगी? सच्ची बताइए, मैंने दोबारा बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? बिल्कुल, गर्मी और सर्दी दोनों का मिश्रण। सच्ची बताना, उड़ता क्या बात समझ में आएगी कौन आई? एक बार कमेंट करके बताओ, मेरा पेटा है कौन भरिया? मनु लगा कि सही तरीके से नहीं समझा पाया मैं आप लोगों को। बताइएगा शाबाश। अरे नमस्ते हो गए संगीता बेटा, मैं जो बात पूछूं आप तो सिर्फ मैंने उतना बता दो कि यह बात आपका समझ में आएगी कौन आई। क्लियर हो गया? टॉपिक कौन हो गया? मैंने बस इतना बता दो। अर्जुन करे रिपीट। कौन आई? कौन आई? कौन आई? दोबारा और करा दूंगा, जिसका थेड़ी पर का दिमाग से नहीं देखो उसका तो समझ में आओ को नहीं। अरे आदर करता है यार, आदर जलवायु तो ऊपर शिवालिक में पाई जाओ, गलत कड़ा लगाया मैंने। आदर जलवायु ऊपर शिवालिक की जो 72 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है ना ऊपर को, आदर कड़ा होगी, गिल्ला गिल्ला कड़ा होगा, जरा को टपका पड़ेगा ओढ़े तो गिल्ला होगा, और टपके बारिश के कड़ा पड़ा है, ऊपर पड़ा है शिवालिक में, तो शिव आदर तो वह होगी, आदर थोड़ी, आदर तो ऊपर ऊपर की जलवायु अपनी। आगे समझ में? समझ में आएगी? दोबारा फटाफट देख लो एक बार, इसका नहीं आई हो एक बार और समझा दो। यो ग्लोब है या भूमध्य रेखा होगी, ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूरज सीधा पड़ेगा, तो सूरज का प्रभाव जो है 23 डिग्री नुना है, जो इससे 23 डिग्री नुना है, जो ये जो बीच का इलाका जो मैंने लाल लाल कर रखा है सूरज की गर्मी, तो इसमें बहुत ज्यादा गर्मी रहा है। यानी या जो लाइन जो है, या रेड कर दी मैंने, या जो लाइन है 23.5 डिग्री है, और हरियाणा का दोहा गांव जो है वो 27 डिग्री 39 मिनट के ऊपर है, यानी इससे ऊपर है। अब जुगर सूरजता पे जितने दूर जानते जाओगे तो सूरज की गर्मी क्या होती जाओगी? कम होती जाओगी। इसलिए हरियाणा जो है उरा ग्लोब को ऊपर देखोगे आप, पूरा हरियाणा, तो 27 डिग्री जब यह रेखा उरा हो, तो इसका मतलब क्या है? हरियाणा जो है
कम, जहां कम गर्मी हो कम सर्दी हो, ठीक है, दोनों का मिश्रण हो, इसलिए जो है इस इलाके को क्या कहा जाता है, इस इलाके को उपोष्ण कटिबंधीय इलाका, इसको उष्ण कटिबंधीय, और जरा गर्मी कम हो उसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय, इसलिए हरियाणा का जो है उपोष्ण कटिबंधीय है। बस ये चीज है जी। यूट्यूब से हटेगी क्लास ये अगले 20 मिनट में, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सीईटी 5/11/2022 को पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा शाबाश। बोलिए शाबाश। कल भी क्लास 7:30 बजे रहेगी, क्लास लाइव चलेगी। देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? हिसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र या फिर भिवानी के अंदर? बी बी बी, बिल्कुल, वेरी गुड, बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। दूसरी चीज, एक और बात आपने याद रखनी है, हरियाणा की जलवायु सीधा पूछा कौन सी है? महाद्वीपीय जलवायु। चलो इसका एक दो और जलवायु का थोड़ा एक दो प्रश्न और आओ पेपर में, उसके बारे में और कर लिया, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, समुद्र तक दूर है हमारा हरियाणा, समुद्र तक दूरी के कारण हरियाणा की जलवायु कौन सी है आपसे पूछे तो सीधा कहना है महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है, महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है। दूसरी दो चीज आपने और ध्यान रखनी है, अगर नू पूछे कि तापमान के हिसाब से हरियाणा की जलवायु कौन सी है, तापमान के हिसाब से, तो तापमान के हिसाब से हरियाणा की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय है, शुष्क जलवायु, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। ये किसके अकॉर्डिंग है? नो पूछे कि तापमान के अकॉर्डिंग हरियाणा की जलवायु कैसी है। देखो, दो तरह की जलवायु रो है, एक तो है सम जलवायु, एक वो है विषम जलवायु, ठीक है। सम जलवायु कौन सी हो है? जड़ा ना तो घना जाडा पड़ता हो ना ठंड पड़ती हो, जो मानो स्वाद का मौसम होता हो, जो एंडी सम जलवायु। जो कर हरियाणा समुद्री तट कह लिया, जड़ा समुद्री तट के ऊपर जो है, ठीक है, समुद्री तट कड़ा कड़ा हो गया, जो कर गोवा का हो गया, बंबई का हो गया, ना गणी जाडा ना गणी सर्दी, ठीक है। इब हरियाणा समुद्र तक दूर है कि लोहा है? दूर है, इसलिए जो पेपर में एक बार प्रश्न आता है कि समुद्री आधार पर हरियाणा की जलवायु कैसी है, समुद्री आधार पर दो डाल की जलवायु हो, सम और विषम। सम तो जो समुद्र का किनारा का लोहा हो गए, विषम कौन से हो गए? जो समुद्र तक दूर हो गए। तो इसलिए समुद्री आधार पर हरियाणा की जलवायु को आपसे पूछने का काम करे तो कौन सी होगी? विषम जलवायु होगी। समझ में आएगी बात? समुद्री आधार पर बेरा भाई, बस एक कोल दूर है, हम तैयार है रोमांटिक। ए छोरियो बेबे, इनके चक्रा मना पड़ियो, ये रात ने सोंदे भी गुड मॉर्निंग का डंडा देंगे, गुड नाइट का तड़कन उठेंगे, फिर गुड मॉर्निंग का चाय पी ली के, खाना खा लिया के, फलाना झगड़ा कर लिया के, इतने प्यार इतना पोलाइट से बात करेंगे। जब इनका मकसद अलग हो जाएगा तो फिर ये जानते रहोगे। एज ए बॉयज, मैं भी एक लड़का हूँ, समझ सकता हूँ भावनाओं को। वे बेन तक बच के रही हो शांत है, अरे जो सब इस तरह की बात करो, उसने वार्निंग दे के हटा दो भाई, कुछ नहीं दे रहे चीजा में, कैरियर के ऊपर ध्यान दो यार, ठीक है। यानी समुद्री आधार पर हरियाणा की जलवायु सम है कि विषम हो? तो हरियाणा की जलवायु कैसी है? विषम है। तापमान के हिसाब से कौन सी है हरियाणा की? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु जो है वो तापमान के हिसाब से है। दो बात याद रखनी थी। अच्छा, समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु किसी है? तो महाद्वीपीय जलवायु है हरियाणा की, ठीक है। अब आ जाओ, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होती है? ठीक है, पूरा लिख दी हूं ताकि आपका पीडीएफ में आ जाओगी। समुद्री आधार पर हरियाणा की जलवायु विषम प्रकार की, उपोष्ण कटिबंधीय ये तापमान के आधार पर, महाद्वीपीय जलवायु नॉर्मल पूछो तो आपसे। देखो, हरियाणा के अंदर किसी एक स्थान के ऊपर, ठीक है, एक स्थान के ऊपर अधिक वर्षा, एक स्थान के ऊपर अधिक वर्षा कड़ा हो तो याद रखना है वो जगह कौन सी है? बलेरा यमुना नगर का छछरौली कलसिया रियासत की राजधानी, इसको हरियाणा का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाओ है। ई बाजू किसी भी एक स्थान के ऊपर सबसे कम बारिश कड़ा होती है तो आपने याद रखना है राजवीर सिंह फरटिया जहां के विधायक हैं लोहारू, ठीक है, लोहारू जिला भिवानी जो है, भिवानी के अंदर एक स्थान का जिक्र हो रहा जिला। अरे 3000 तो पूछा है लाइव 29.5 होगी, एक बार करियो, लाइक करियो, एक बार लाइक करके कुछ भी लिख दो हो जाएंगे सर 3000, लाइक करके किमें भी लिख दो, 3 तो ऊपर टपाओ एक बार यार इसने, ठीक है। यानी एक स्थान के ऊपर सब तक घनी जलवायु
कड़ाव है छछरौली यमुनानगर, सब तक थोड़ी पूछ सा कड़ाव है लोहारू में। ई बाजू जिला यानी सबसे अधिक बारिश, तो आपने याद रखना सबसे अधिक बारिश हरियाणा के अंदर कड़ा होती है अंबाला के अंदर। अरब लियारा सब तक थोड़ी कम कड़ा है, कम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हो, सिरसा के अंदर हो है। इसलिए सिरसा में क्या करना पड़ा है, नहरों के द्वारा सिंचाई करनी पड़ती है। यानी हरियाणा में सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो आपने याद रखना है वो सिंचित क्षेत्र कौन सा, सिरसा है, सबसे ज्यादा नहरों का, क्योंकि उड़ के है भाई बारिश कम हो है। समझ में आ गई। एक स्थान पर छछरौली और कम पूछ ले तो एक स्थान पर वो कौन सा लुवारू है। जिला कोई आपसे पूछने का काम कर ले तो कौन सा है, तो याद रख लेना जिला अंबाला में गणी हो है, कम थोड़ी हो, कम सिरसा में हो। देखो हरियाणा का सबसे शुष्क जिला कौन सा माना जाता है, हरियाणा का सबसे शुष्क जिला, हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला किसको कहा जाता है, हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला किसको कहा जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। हरियाणा का शुष्क जिला कौन सा है, हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला कौन सा है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। 3000 के करीब लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक थोड़े एक बार लाइक कर दीजिए सारे के सारे, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। शुष्क जिला आपने याद रखना, महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे शुष्क जिला माना जाता है भाई, महेंद्रगढ़। और अर्ध शुष्क जिला किसको कहा जाता है, हमारा जो हिसार जिला जो है उसको अर्ध शुष्क जिला कहा जाता है। हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जो सबसे गणा गर्म सर, सबसे गणा ठंडा है। हरियाणा का ईसा जिला कौन सा जो सबसे ज्यादा गर्म और सबसे गणा ठंडा है, वो भी कौन सा, सबसे ज्यादा गर्म और ठंडा हरियाणा का कौन सा जिला है, तो याद रखना है गर्म और ठंडा हरियाणा का हमारा हिसार जिला है। क्लास को छोड़ के जाएंगे तो 20 मिनट बाद ये क्लास आपको नहीं मिलेगी, खत्म होने के तुरंत बाद सिर्फ लाइव दिखेगी, ठीक है। याद हो जाएगी। एक स्थान पर छछरौली सप्तगणी हो, सप्त थोड़ी लुहारू में। जिले का नाम पूछा सप्तगणी से अंबाला में, सप्त थोड़ी सिरसा में। सबसे शुष्क जिला हरियाणा का कौन सा है, बहुत बहुत धन्यवाद 3012। सबसे शुष्क जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़। अर्ध शुष्क जिला कोई आपसे पूछने का काम करता है तो हरियाणा का वो कौन सा है, हरियाणा का हिसार जिला अर्ध शुष्क है। गर्म और ठंडा जिला भी कौन सा है, हिसार है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, हरियाणा का सबसे आर्द्र जिला कौन सा बोला जाता है, आर्द्र जिला। आर्द्र का मतलब गीला, जड़ा को टपका पड़ेगा, पानी का घना टपका पड़ेगा तोड़ के रहोगा, ऐल रहोगी घनी। सबसे आर्द्र जिला हरियाणा का कौन सा है। हरियाणा का सबसे लवणीय जिला कौन सा है, मैंने फटाफट बताने का काम करो भाई। हरियाणा का सबसे लवणीय जिला कौन सा है। आर्द्र जिला अगर मैं बात करूं हरियाणा का कौन सा है, क्योंकि आर्द्र जिला हरियाणा का हिसार नहीं है भाई। आर्द्र जिला कौन सा हरियाणा का, वो याद रखना PKL, पंचकुला जिला जो है वो हरियाणा का सबसे आर्द्र जिला है। और हरियाणा का सबसे लवणीय जिला कौन सा है, अमित सैनी रोहतक की आड़ा जो है, रोहतक जो है वो हरियाणा का सबसे लवणीय जिला है। हो जाएगा याद, ठीक है। सबसे घनी बरसात अंबाला, सबसे थोड़ी सिरसा। एक स्थान में घनी छछरौली, थोड़ी लुहारू में। शुष्क जिला सबसे घना महेंद्रगढ़, अर्ध शुष्क हिसार में। आर्द्र जिला जड़ गीला रहो सारा सौदा, वो कौन सा है, पंचकुला है, ठीक है। लवणीय जिला कौन सा माना जाता है, लवणीय जिला भी रोहतक माना जाता है। लवणीय जिला कौन सा है, रोहतक बोला जाता है। एचटेट के बैच में बेबे 96 70,000 पे फोन कर ले, लीसो ऐप का नंबर है। मन ना तंग कराए छोरी, पढ़ा लेने दे मैंने। हरियाणा प्रतिवर्ष खालिस्तान वर्षा प्राप्त करता है, लैब अटेंडेंट पर पूछा गया प्रश्न है भाई, बताइएगा शाबाश। पूजा रानिया देख, मतलब इमोजी देखे छोरी के किसी किसी भेजा, धमकान वाले, रूसन वाले, बताइएगा शाबाश। प्रतिवर्ष हरियाणा वर्षा, यानी ये ओवरऑल पूछेगी भारत के हिसाब में, आपसे ये बात पूछा गया। ये वीडियो बाद में लीसो ऐप के ऊपर आपको मिल सकती है, जो नया बैच जो चला उसके अंदर मैं डाल दूंगा। बाकी माफी चाहता हूं। कम, उच्च, मध्यम, बुरी, तो हरियाणा जो है सीधी सी ए आओगा भाई, बिल्कुल। हरियाणा जो है प्रतिवर्ष कम वर्षा प्राप्त करता, भारत के अकॉर्डिंग बात करूं तो सीधा रट्टा चेपना इस प्रश्न का, तो कुछ नहीं करना, सीधा रट्टा चेप दे उसका, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में गर्मी का मौसम कद हो, जब गंजे हो जाए तब, बताओ शाबाश। गर्मी का मौसम हरियाणा में कद हो, बहुत बढ़िया शाबाश। ग्रीष्म ऋतु गर्मी का मौसम बताओ हरियाणा में कद हो। देखो गर्मी, तारीख है मार्च की 16 मार्च से लेकर के जून का जो अंतिम दिन होता है, अंत तक, जून के अंत तक जो है कौन सी हो है हरियाणा के अंदर, क्या पड़ा है, गर्मी पड़ा है, ठीक है। प्रीति सैनी कह रहे हैं ग्रेट टीचिंग सर, थैंक यू बेटा, बताइएगा शाबाश। 16 मार्च से लेकर के जून के लास्ट तक जो है हरियाणा में कौन सा मौसम माना जाता है, ग्रीष्म का मौसम माना जाता है, गर्मी का मौसम माना जाता है, ठीक है। और इस गर्मी के मौसम के अंदर जो है हरियाणा का औसत जो टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, याद रखना 35 डिग्री औसत टेम्परेचर होता है। तो अब इसके हिसाब से उत्तर आप मुझे बता दीजिए। ए कह रहे हैं 16 मार्च से जून के अंत तक का
कौन सा मौसम है? 1 अप्रैल से जून हो गया इसके अंदर, ठीक है, या डेट याद रख लियो। शीतकालीन जाड्या जाडे जाडे सितंबर, सितंबर के मध्य से लेकर के और मार्च का मध्य जो महीना हो गया, यानी 16 मार्च हो गया, 15 मार्च तक कर लीजिएगा। इसको क्या कहा जाता है? शीतकालीन, यानी हरियाणा में इस टाइम पर क्या पड़ा है? जाडे पड़ा है, ठीक है। और इसी को जो है, इसमें जो औसत टेम्परेचर कितना रहा हरियाणा का? 12 डिग्री टेम्परेचर औसतन टेम्परेचर रहता है, ठीक है। लेकिन शिवालिक वगैरह में 0 डिग्री भी चले जाओ है और कम हो जाओ है, ठीक है। 12 से 14 डिग्री, लेकिन एचएसएससी ने 12 डिग्री सही माना है। और 35 डिग्री आपने याद रखना है, 35 डिग्री जो है वो किस में सही मान्य है? 35 डिग्री गर्मिया में सही मान्य है भाई। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है बताइएगा शाबाश। दक्षिणी पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, या फिर दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? एक मैप के द्वारा इसको समझने की कोशिश करिएगा शाबाश। भाग में पूछ रखा, कौन सा भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, बात पूछ रखी। देखिएगा, मैप समझने तो पहले एक चीज आपने करनी है कि मैप के बीचों बीच जो है एक इस तरह प्लस का निशान आप बना लीजिए। इस तरह अगर आपने दिशा समझने, हरियाणा के बीचों बीच बना लो। ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। पैन हमेशा कड़ा रहो है भाई बोलिया पूर्व में। और इधर जो है यह होगी, या कौन सी दिशा होगी? या हरियाणा की पश्चिम दिशा होगी, ठीक है, पश्चिम दिशा। अब देखो, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा जो हुआ इस इलाका में हो रहे इस यो जो एरिया जो है 72 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी जो शिवालिक की, उरा लगभग 110 सेंटीमीटर का करीब वर्षा हुआ, जो पूरे हरियाणा के अंदर 40 से 60 सेंटीमीटर औसतन हो है। उरा औसतन कितनी हो है? उरा औसतन पूछो तो आपसे, तो उरा औसतन कितनी है? तो आपने याद रखना है उरा 110 सेंटीमीटर है। तो नू पूछ ले कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा पूछ रही, सब तक अनियोड़ा हुआ, तो इस साइड उत्तर हो गया, इस साइड कौन सा आएगा? पूर्व हो गया। यानी हरियाणा में जो है सबसे अधिक वर्षा कौन से भाग के अंदर होती है? उत्तर पूर्वी भाग के अंदर होती है। समझ में आएगी? उत्तर पूर्वी। और कम पूछे तो इसका सीधा अपोजिट में आ जाओ, इस इलाके के अंदर जो है दक्षिण पश्चिमी जो है, दक्षिण पश्चिम के अंदर हरियाणा के अंदर जो बारिश क्या होती है? सबसे कम होती है। समझ में आएगा सौदा? किसने उत्तर बदल दिया? अर्जुन सिंह ना छेड़ा इन बात ना है। और तक समझ में आएगा सौदा सबका? सॉरी, टॉपिक सबका। चलिएगा भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत मेहनती प्रश्न है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है? एचएसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। सरिता रिशु 88, एक्सीलेंट क्लास सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज लाइव क्लास होगी शाम के 7:30 बजे से लाइव क्लास होगी, सिर्फ लाइव देखेंगे आपने। निग्गर टीचिंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कौन लड्डी मड़ी दाबी है भाई? ठीक। उपोष्ण कटिबंधीय है, हिमालय पर्वत से दूरी नहीं है, क्योंकि हिमालय का बाहरी भाग जो है वो शिवालिक के अंदर आ जाओ है, ये भी नहीं है। उत्तर पूर्वी मानसी ये भी नहीं है। दक्षिण पश्चिमी इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय होने का कारण क्या है? समुद्र से दूरी, ठीक है, समुद्र से दूरी होने का कारण है कि हरियाणा की जलवायु क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है हरियाणा की, ठीक है। समुद्र से दूरी, हिमालय से नहीं, समुद्र से। दीपक तोड़पाड़ रखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राज्य के उत्तरी भाग में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस वर्षा को किस नाम से पुकारा जाता है? बताइएगा शाबाश। जो दक्षिणी जो है, संदीप भोंगरा, चाहे जॉब लगो ना चलो, लेकिन 4 साल हो गए आपकी क्लास जरूर देखता हूं। भाई बेटा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हजारों बच्चे ऐसे हैं जो जॉब लगे हैं। मवाद कड़ा दिक्कत ना, मवाद तो पीक रेसा उसने बोलिया कर बोली छोरी है, बोली छोरी। बिल्कुल विकास लंबा, बिल्कुल सही है। बाहर कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं। अमरजीत जी, वो कोर लाग रहा इस टाइम पे गेहूं पर कौन सी बारिश बोलिया रहती? कोर लाग रहा जिस टाइम पे गेहूं में वही टाइम होता होगा मावठ बोलिया रहा जिसने बरसात आग रहा है। हम मोठ कहले सूद हिंदी बोलना पड़ेगा और तो जाना है मावठ, ठीक है। आप देसी भाषा में मोठ कह दिया अगर जिस टाइम पे गेहूं में कोर लाइन जानी, अगर जे बारिश हो जाए पानी लाने की जरूरत ना पड़े उस टाइम पर जो बोलिया कर है मोठ कहते देसी भाषा में मावठ हो, ठीक है। ये 2-3 बार एचएसएससी में प्रश्न आ गया। यानी उत्तरी भाग में जाड्या का टाइम पे पश्चिमी विक्षोभों के कारण। देखो इसमें एक प्रश्न और बन गया, नो पूछ लो कि उत्तरी हरियाणा में जो शीतकाल जाड्या में जो बरसात होने वो कौन से विक्षोभों के कारण होती है? देखिए उरे लिखा गया, तो याद रखना है, यानी पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो है क्या होती है?
पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो है जाड्या में हरियाणा के अंदर क्या होती है, वर्षा होती है, बारिश होती है। समझ में आ जाएगा। तो कविता शीर्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न को नहीं बेहतर हो रही कि मैं आगे। हरियाणा सीईटी का लाइव बैच लीसो 50 कूपन कोड यूज कर लियो, 50% डिस्काउंट मिलेगा। इंग्लिश बहुत बेहतरीन जीरो से सिखाएंगे जोगिंदर सर। लीसो 20% डिस्काउंट है। एसटेट का बैच पर 50% डिस्काउंट है। लुट गया माल ले जो जाप नहीं बस। अरे रेडिया बंद करिए भाई, किसका है? हरियाणा में आइसोबार के कितने मिलीबार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं, यह बात बताने यहां पर है। कितने मिलीबार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं। जुकर आपने अक्षांश देशांतर रेखाएं पड़ी थी ना ग्लोब के ऊपर, ये रेखाएं पड़ी थी, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। उसे तरिया जब समुद्री जो मानसून आओ ना, उन मानसून की रेखा बना रखी, जुकर समदाब रेखा होगी, वायुदाब रेखा होगी, वो कर क्या सौदा। बस सीधा कुछ नहीं करना, इसका रट्टा चेप दो। पूर्वी भाग में याद रखना है 1018, पूर्वी में 1018, पूर्वी भाग में जो है 1018, सीधा 1018 मिलीबार, ठीक है। और पश्चिमी भाग दे रखा हो तो फिर 998 पश्चिमी भाग में क्या हो गया 998। 10 मिनट लग जाएगी इस टॉपिक के ऊपर, अगर आप और डिटेल में बात करेंगे। बस इस पर रट्टा चेप दो, फिर कोई जिक्र करेंगे इसका। यानी पूर्वी भाग हो तो 1018 और पश्चिमी भाग का दे रखा तो 998 मिलीबार, बस ठीक है भाई। किताब जो हरियाणा जीके की जो है, हरियाणा वाणी के नाम से किताब है, मैंने टेलीग्राम में डाली थी। उसका रेट अभी 450 पेज की वो किताब है। नोट्स के साथ में आपको फ्री में मिलेगी, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। जिन बच्चों ने नोट्स परचेज कर रखे उनके घर पे कोरियर के द्वारा हम पहुंचा देंगे, ठीक है। बाकी के लिए अभी रेट डिसाइड नहीं किया, ज्यादा नहीं करेंगे, चिंता ना करो। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? हरियाणा में वर्षा का वार्षिक औसत पूछ रहे क्या? 20 से 30 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 80, नानोर छोड़ के आगे 70 से 90, बताइएगा शाबाश। और छोड़ के आगे बताइएगा शाबाश। वार्षिक औसत पूछ रहे क्या? बरसात का क्या है वार्षिक औसत हरियाणा के अंदर, बताइएगा शाबाश। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही है विकास लांबा, 40 से 60 सेंटीमीटर। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। 40 से 60 सेंटीमीटर जो है ये वार्षिक वो है। अरे एक और बरसात ना, और क्या माप्या करें? एमएम में माप्या करें। एमएम में मापे तो फिर कितना हो गया? 400 से 600 mm, ठीक है। 400 से 600 mm एमएम में मापने का काम करा है। सब तक घनी वर्षा हरियाणा में कड़ा हुआ है अंबाला में। सब तक थोड़ी पूछ ले तो कड़ा हुआ है सिरसा में। एक स्थान पर सब तक घनी पूछ ले तो कौन सा है? एक स्थान के ऊपर तो एक स्थान पर सब तक घनी छछरौली। एक स्थान पर सब तक थोड़ी पूछ ले तो कौन सी है? लुहारू, ठीक है। हरियाणा का सबसे लवणीय जिला पूछ ले रोहतक। शुष्क जिला पूछ ले आपसे महेंद्रगढ़। अर्ध शुष्क जिला पूछ ले हरियाणा का कौन सा है? हिसार है, ठीक है। आर्द्र जिला पूछ ले हरियाणा का, आर्द्र जिला, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पंचकुला जो है वो हरियाणा का आर्द्र जिला है, ठीक है। 400 से 600 mm आ जाओ, या फिर सेंटीमीटर में पूछो तो कितना पूछ सका है? 40 से 60। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इस प्रश्न को पढ़ने से पहले एक बार अगला प्रश्न अपना पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है? तो जर्मनी का जलवायु का बहुत बड़ा विद्वान हुआ है व्लादिमीर कोपेन, ठीक है। कोपेन जर्मनी का रहने वाला था। इसने जो है जर्मनी तय गया, हरियाणा की जलवायु का अध्ययन करना गया, मलंग इतनी दूर तय, ठीक है। ईब जो उरा आ गया, ये उरा है क्या है भाई? ये देख कितने नोट्स हैं यार ना, गल्ला पड़े। ये देख ले भाई, ये उठते भी कौन ढंगते, देख ले 14 नोट्स हैं पढ़ने वाले, देख ले 14 नोट्स हैं सारे के सारे, 4000 के करीब पेज हैं, 8-9 किलो बोझ है भाई। और एक भी गारंटी देता हूं कि एक भी टॉपिक आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। सारे के सारे टॉपिक जो है सारे इसके अंदर कवर करे गए हैं। लगभग 3-4 महीने की मेहनत है विशेषज्ञों की। बिल्कुल सही है सुनील कुमार ग्रोवर। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन जो है 2 भागों में हरियाणा को जलवायु को बांटने का काम किया। ये नोट्स का नंबर, इसके ऊपर आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि 2 भागों में हरियाणा की जलवायु को बांटने का काम किया है, और वो 2 भाग कौन से जो हरियाणा की जलवायु के हैं वो बताने हैं आपने, बताइए से बस। पहला है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र शब्द लग गया इसके अंदर, आर्द्र का मतलब नमी, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र की जगह आ गया स्टेपी, और बस जलवायु।
उपोषण का मतलब समझ गए, उष्ण ज्यादा गर्मी, उपोषण कम गर्मी हो जाता है, यानी भूमध्य रेखा से जितना दूर हम चलते जाएंगे वहां गर्मी कम होती जाएगी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर हम वहां गर्मी कम है, बस इतनी बात आपने याद रखनी है। उपोषण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये जलवायु हरियाणा के उस जगह पर पाई जाओगी जहां पर हरियाणा के अंदर जो है बारिश ज्यादा होती हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हरियाणा के अंदर जो है सबसे ज्यादा बारिश कौन से इलाके के अंदर होती है, तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो उत्तर पूर्व का जो इलाका जो वहां पर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कि जलवायु हरियाणा के अंदर बीचों बीच निशान लगा लीजिए इस तरह से, ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, इस साइड कौन सा है पूर्व है, इस साइड कौन सा है पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम। अब देखो इस इलाके के अंदर जो हो रहा शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इस इलाके के अंदर जो है बारिश घनी होगी, और जो चीज सारी है इसके ऊपर टपके पड़े जाओगे पानी के, वो गिल्ली होगी, समझ रहे मेरी बात। अब जब गिल्ली होगी तो इसका मतलब क्या है, तो जलवायु जो बैल जो आओगी वह आवाज आओगी वह किसी आओगी, ठंडी आओगी वह, इसलिए जो है यहां की जलवायु उत्तरी हरियाणा के अंदर ये जो शिवालिक की रेंज के जिले जो है इनकी जलवायु कौन सी है, उपोषण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, और शेष हरियाणा की जलवायु जो है वो कौन सी है, उपोषण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। समझ में आएगी? और तक समझ में आएगी? आपको नहीं आई? सीढ़ी बैल कह ले, ठंडी बैल कह ले, हाँ उनमें कौन जाना अपन, समझ में आएगी? ई बुरा है जो देखो इसमें, हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इस प्रश्न का उत्तर आप चुटकियां दे दोगे, बताओ इस प्रश्न का। ये अब इस प्रश्न का उत्तर दो फटाफट, 1 मिनट में पानी पी गया। बताओ रहा इस प्रश्न का उत्तर, शाबाश। बी 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 बी, ये बी कौन सा गलत बोल रहा है, आर्द्र उपोषण कटिबंधीय है, आर्द्र जलवायु है हरियाणा की, समझ गए? कौन सा हरियाणा की है, उत्तरी हरियाणा की। जरा बारिश गणी हो, बारिश कड़ा हुआ उत्तर पूर्व में कितनी हो, लगभग 110 सेंटीमीटर के करीब। शेष हरियाणा में कितनी हो, 40 से 60 सेंटीमीटर के करीब। छछरौली में सब तक गणी हो, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी उसको बोला जाता है, ठीक है। बस थोड़ी सी क्लास हो रही है बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में औसत तापमान अधिक पाया जाता है? औसत तापमान पूछ रहे, क्या है औसत, एवरेज टेम्परेचर पूछ रहे, क्या है? उत्तरी भाग के अंदर, बस सीधा डायरेक्ट आपने याद रखना औसत। वर्ष के किस माह में हरियाणा प्रदेश के सभी भागों में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है? थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की इसको। दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर का मतलब क्या है कि डेली जो गर्मी सब तक घनी, हर रोज ज्यादा गर्मी हो, कौन सा महीना में सबसे ज्यादा गर्मी हो हरियाणा में, जहां पर लगभग 45 से 40 डिग्री टेम्परेचर हरियाणा प्रदेश का पड़ जाता है, वो बात पूछ रखी है। जनवरी फरवरी मार्च मई, तो ये जो हजाड्या के भी ने 15 मार्च तक, और यू बच गया सिर्फ मई, यानी वर्ष के किस माह में हरियाणा प्रदेश के सभी भागों में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है, तो मई के महीने में हरियाणा में सब बेरा सब तक घनी गर्मी हो है, ठीक है। और गर्मी जो है आपने याद रखना 16 मार्च से लेके जून के आखिरी दिन तक जो होती है वो ग्रीष्मकालीन होती है, और उससे जो औसत टेम्परेचर जो होता है 35 डिग्री माना गया है। मई और जून में 45 से 40 डिग्री टेम्परेचर माना गया। शीत ऋतु में हरियाणा का औसतन टेम्परेचर कितना माना गया है, वो 12 डिग्री आदर्श टेम्परेचर माना गया है, ठीक है। हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? शिवालिक क्षेत्र में, ऊपर जो उत्तरी शिवालिक क्षेत्र के अंदर बरसात बतानी है आपने। ए वाई सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा के अंदर अंबाला के अंदर, नंबर 2 PKL पंचकुला के अंदर, नंबर 3 यमुनानगर के अंदर होती है, ठीक है। तीनों चीज आपने याद रखनी है। सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के अंदर अंबाला, नंबर 2 पर पंचकुला, नंबर 3 पर सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ है यमुनानगर के अंदर होती है। तो अभी कम से कम 7-8 बार जिक्र हो चुका, सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर होती है। हरियाणा के अंदर कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर, जो शिवालिक रेंज के अंदर जो आती है 110 सेंटीमीटर। शेष हरियाणा में 40 से 60 सेंटीमीटर। सबसे कम बरसात हरियाणा के अंदर दक्षिण
पश्चिम जो इलाका जो है उस इलाके के अंदर सबसे कम बरसात हरियाणा के अंदर होती है। सीईटी के बहुत बेहतरीन नोट्स है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, प्रत्येक टॉपिक कवर करने का काम किया गया है। 14 नोट्स हैं, लगभग 4000 पेज के। हरियाणा जीएस की बुक भी इसी के अंदर है, 89,507,02500 या फिर लीसो ऐप में बुक का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में जुलाई से सितंबर में 80% वर्षा किसके कारण होती है? जुलाई से सितंबर के अंदर जो है 80% बरसात जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर वो किस कारण होती है? कल शनिवार है, कल भी अपनी क्लास होगी 7:30 बजे, ठीक है। संडे की छुट्टी करूंगा, तड़का बार है, बार में भी अपनी क्लास होगी। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर इसकी क्लास की पीडीएफ एंड रिटन नोट्स वो आपको क्लास के तुरंत बाद प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, ठीक है। बताइएगा शहबाज। औसत टेम्परेचर सुकृति बुला रहा, तापमान ज्यादा नहीं लिखा, उस पर एक शब्द लिखा हुआ था औसत टेम्परेचर, एवरेज जब हम निकालेंगे तो तब क्या जिक्र है बेटा? दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुलाई से सितंबर पूछ रहे क्या भाई? पूर्वी पवन से, विक्षोभों से, शीतलहर से, ए बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। भड़कना लेवा, करंट अफेयर सारी करवा दूंगा, एक दिन स्पेशल 7-8 घंटे की लाइव क्लास होगी और उसमें सारे करंट अफेयर चपवा दूंगा, एक रात जाएगी। लियो मेरा गलत, टेंशन ना लियो, करंट अफेयर पेपर तो पहले करवा दूंगा। ये भी याद करोड़ी का क्या फायदा, भूल जाएगा यार फिर काम का। हरियाणा में वर्षा के वितरण के लिए किस मंडल, कितने मंडलों में बांट करके उसका अध्ययन करने का काम किया जाता है? यानी हरियाणा जो है यार, सचिन राजपूत ओजी चुप यार, हरियाणा के किस, बता दिया यार, करवा दूंगा करंट अफेयर, नाटदा कौन यार, नाटदा तो फिर दूसरी बात है। हरियाणा में किस, कितने मंडल है? तो याद रखना हरियाणा के अंदर जो है बरसात के 2 मंडल जो है, 2 मंडल बांटने का काम किया गया है। तो 2 मंडल कौन से? पूर्वी और पश्चिमी मंडल, ए और बी जो है दोनों है, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी मंडल आपने याद रखने हैं, दोनों के दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा राज्य में ग्रीष्मकालीन लू के दौरान लू पवन किस क्षेत्र में ज्यादा चलती है? ताती लू पूछ रखी कि हरियाणा का जो कौन सा जिला है जरा सबसे ज्यादा जो है गर्म लू जो है वो चल रहा है, फटाफट बताइएगा। हरियाणा जो है, हरियाणा की जो जलवायु की विशेषताएं और 2 आपने याद रखनी है, ठीक है। जलवायु की विशेषताएं, 2 जलवायु की विशेषताएं आपने याद रखनी है। सबसे पहली क्या है? गर्मियों में ऊंचा तापमान, ठीक है। ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन, गर्मियों में जो है ऊंचा तापमान, ये आपने याद रखना है, ऊंचा तापमान, ये हरियाणा की जलवायु की खास बात है, ठीक है। बताइएगा इसका उत्तर भाई। दूसरा क्या है? हरियाणा के जलवायु के अंदर वाष्पीकरण की अधिकता, ये दोनों प्रश्न एचएसएससी में आ चुका है, वाष्पीकरण की अधिकता, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो है ताती लू कड़चा लगी, जरा बारिश कम होगी, मौसम गर्म होगा, बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम जिले जो है, दक्षिण पश्चिमी जिले के अंदर जो है, हरियाणा के अंदर जो है दक्षिण पश्चिम जिलों के अंदर क्या है, सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक बारिश जो कहां होती है वो दक्षिण पश्चिम के अंदर होती है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। पूर्वी में 1018 मिलीबार आएगा, कोई बच्ची बालिका कह रही थी, वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है वो, ठीक है। तो भाई अगली मुलाकात अपनी तड़का होगी, तारीख है तारीख बेरा कौन तड़का है, बार है शनिवार है, शनिवार ने तड़का 7:30 बजे होगी अपनी क्लास। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया आप सभी का लाइव जुड़ने के लिए। आज ही की तरह आज ये क्लास आपको ठीक 20 मिनट बाद जो है क्लास गायब हो जाएगी, आपको नहीं दिखेगी। इसके एंड रिटन नोट्स और पीडीएफ दोनों जीके प्रवीण उड़ान मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जो भी साथी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, सारे के सारे एंड रिटन नोट्स हैं, बाद में इनको जो है टाइप करवा दिया गया है। देखो पहले तो बेसिक के बारे में समझा दिया, इसके बारे में, चीज के बारे में, जैसे गन और पासा आ गया समझा दिया, और समझाने के बाद में आगे इसकी प्रश्नावली आ गई। देखो फिर ये सोल कुकर होगा, सोल वो चीज भी दिखा रखी है, यानी विद सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन है, रीजनिंग का सॉल्यूशन है, हिंदी का सॉल्यूशन है, इंग्लिश का सॉल्यूशन है, विद सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीसो ऐप में आज 50% डिस्काउंट चला हुआ है। आज रात तक जो भी बैच आप परचेज करेंगे, जोगेंद्र सर के इंग्लिश को छोड़ करके, उसमें 20% है, बाकी सब में 50% डिस्काउंट है। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये क्लास यहां से गायब हो जाएगी। जो हरियाणा सीईटी का नया बैच जो है, उस बैच के अंदर आपको एक क्लास मिल जाएगी जिसके ऊपर 50% डिस्काउंट मिला हुआ है। इस पोस्टर वाले बैच के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको ये पूरी की पूरी क्लास मोहन सर को बोल दूंगा अवेलेबल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाते जाते सेशन को सारे लाइक कर जाइए, वैसे तो फायदा नहीं है लाइक करने का क्योंकि क्लास नहीं दिखेगी 20 मिनट के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। कल